चलो करें स्टार्ट। हाँ जी। अब आप लोगों को ये तो पता ही है कि आपका ये सारा न्यू कोर्स ही आएगा, है ना। आपके 6 पेपर हो चुके हैं, तो पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, फिर अपन चलते हैं। न्यू कोर्स, न्यू कोर्स में टोटल मिला करके आपके वही 2 ग्रुप जो पहले हुआ करते थे। एक आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? अकाउंट्स, लॉ और टैक्स, ठीक है। और ग्रुप 2 में एक तो कॉस्टिंग, ऑडिट, एफएमएसएम, ठीक है। ये आपके टॉपिक है। और अब तो आपको पता होगा ऑलमोस्ट हर पेपर में आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यू कर दिए, है ना। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको टैक्स का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। टैक्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो देखो, टैक्स आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। पहले का क्या होता था और अब क्या होता था, इन्होंने बस एक छोटा सा फर्क डाला है। पहले टैक्स में क्या होता था, 60 मार्क्स और 40 मार्क्स, ये होता था, ठीक है। 60 मार्क्स का आता था आपका डायरेक्ट टैक्स, और बाकी 40 मार्क्स का आता था आपका आईडीटी, ठीक है। ये जो 60 मार्क्स का सिलेबस है ना आपका डायरेक्ट टैक्स का, भाई ये इतना बड़ा सिलेबस है कि इसका अगर चाहें तो ये अलग से 100 मार्क्स का पेपर बना सकते हैं, ठीक है। अब ये और कम हो गया, अब ये इन्होंने क्या कर दिया, अब 50 मार्क्स का डीटी कर दिया। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस पूरा का पूरा आपको वही पढ़ना है, और 50 मार्क्स का ही आपका क्या आएगा, जीएसटी आएगा, ठीक है। 50-50 मार्क्स के दोनों आएंगे। अभी आप नोट मत करना कुछ, मैं आपको आराम से टाइम दूंगा, बस अभी समझते हुए चलो कुछ चीजें। सबसे पहले पेपर का पैटर्न समझ लो, खाली पैटर्न है क्या, ठीक है। अब क्या है इसमें से आगे, क्या है इसमें 35 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। उसके अलावा 15 मार्क्स के आपके आएंगे एमसीक्यू उसमें, ठीक है। सेम आपका जीएसटी में भी ये रहेगा, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स का ये आएगा, और 15 मार्क्स का आपका एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा। सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर, सबसे अच्छी बात है कि ये जो एमसीक्यू है ना, इस एमसीक्यू की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे एमसीक्यू करने हैं। एमसीक्यू कोई छोड़कर नहीं आना, ठीक है। एमसीक्यू सारे करने हैं। और इस एमसीक्यू में सर क्या ऐसा है क्या कि 30 एमसीक्यू होंगे और सारे एक एक नंबर के होंगे? ये नहीं है भाई, ये नहीं है। आईसीएआई का मन करे तो वो 20 एमसीक्यू एक एक नंबर के भी पूछ सकता है। तो पीछे का जो ट्रेंड चल रहा है अभी तक, पीछे का क्या ट्रेंड चल रहा है, ये 20 एमसीक्यू पूछता है 1 मार्क, ये 1 मार्क के आते हैं आपके। और 5 एमसीक्यू आते हैं आपके 2 मार्क्स ईच। 2 से ऊपर के आज तक कभी भी एमसीक्यू नहीं आए हैं, तो आगे भी शायद ये यही पैटर्न फॉलो करेगा, ठीक है। अब बात आएगी सर जो 2-2 मार्क्स के एमसीक्यू हैं वो पक्का टेढ़े एमसीक्यू होंगे, तो हाँ वो थोड़े से टेढ़े होते हैं। जैसे 1 मार्क्स में वो बहुत नॉर्मल सी चीज पूछेगा, 2 मार्क्स में कैसे बोल देगा टैक्स लाइबिलिटी निकालो, बोलेगा ये प्रोविजन लगाओ सारे के सारे, बताओ प्रॉफिट क्या आएगा, ऐसी चीजें वो पूछेगा तुमसे, ठीक है। तो ये डिटेल आपके पास होनी चाहिए। और इसके लिए आपको कोई अलग से किसी भी टीचर का कोई अलग से मटेरियल करने की जरूरत नहीं है, आईसीआई के अपने ही एमसीक्यू है, हर टीचर वही करवाएगा तुम्हारे को, ठीक है। एक बात एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड और बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सिर्फ अपने ना 2 चीजों पे अपना सारा दिमाग लगाना। एक आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, ठीक है, स्टडी मटेरियल जो हम लोग भी तुम लोगों को देंगे, साथ में आपका आरटीपी, एमटीपी, और इसके जितने भी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन होंगे वो सारे, ठीक है। अब तुम्हारा यहाँ पर एक डाउट आएगा, सर टैक्स में तो हर साल चीजें चेंज होती हैं, तो पीछे का कोई क्वेश्चन करना हमारे लिए सही रहेगा? वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि अब वो अब इस बार के टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग अमेंड होकर के आपके पास आएगा, ठीक है। तो आपको बस यही चीजें करनी है, इसके अलावा कहीं पर भी कुछ एक्स्ट्रा मत करना। रीजन बता रहा हूँ क्यों। आईसीएआई की ना एक अप्रोच है, क्या अप्रोच है, चाहे फाउंडेशन का पेपर हो, चाहे आपका इंटर का पेपर हो, या फाइनल का, या तो वो अपने मटेरियल से क्वेश्चन डालेगा, या पक्का है कि वो नया क्वेश्चन बना करके डालेगा। तो जब नया क्वेश्चन है तो उसको तो जो जिसको कंसेप्ट आते होंगे वो वैसे ही कर लेगा, है ना। ये कभी भी ना कोई सीएस का, सीएमए का कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। तो मैं तुम्हें कभी भी गाइड नहीं करूंगा कि इंटर या फाइनल लेवल पे तुम और कोई क्वेश्चन करो। इतनी अच्छी अपनी ग्रिप बना लो कि इंस्टीट्यूट का कोई क्वेश्चन है ना, अगर वो पेपर में आ रहा है तो तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ठीक होना चाहिए, ठीक है। ये है सारा इसका पेपर पैटर्न। 35 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा दोनों में। और कंपैरेटिवली हर बच्चे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जीएसटी कंपैरेटिवली सबको आसान लगता है काफी, कंपैरेटिवली डीटी से काफी आसान है जीएसटी। तो जीएसटी में आप पूरी मेहनत करके ना अपना एम कर सकते हो, 50 में से आप 48 से 50 तक कोई भी नंबर गेन कर सकते हो अपने। हाँ डीटी में कर सकते हो, लेकिन डीटी में मेहनत बहुत ज्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है मुश्किल है, आप पढ़ते हुए चलना, आपको पहली बार में चीजें नहीं लगेगी, जब दोबारा तिबारा पढ़ोगे फिर आपको लगेगा है तो नॉर्मली, बस चीजें याद रखने वाली बात ज्यादा है। जीएसटी कंपैरेटिवली उससे छोटा है यहाँ पे, ठीक है। और फाइनल में पता है इन्होंने क्या करा, फाइनल में जो आप ये डीटी और जीएसटी पढ़ते हो ना, ये दोनों 100-100 मार्क्स के अलग अलग सिलेबस है। और है क्या, जो इंटर में आप पढ़ते हो थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन है, बस उसको अलग अलग कर दिया गया फाइनल में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें कुछ नोट करना है?
करना कुछ नोट तो कर लो भाई, फिर चलें अपन। भाई दोनों में थ्योरी प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसमें क्या है, आप लॉ पढ़ोगे, सारा लॉ के साथ हम एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे कि मेरे को ये नंबर दे रखे, मुझे जीएसटी निकालना है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूँ टोटली प्रैक्टिकल चलेगा, ऐसा नहीं है, बट पूरा लॉ की तरह बोरिंग भी नहीं चलेगा, बीच में चीजें आती रहेंगी तुम्हें, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। चलें आगे, इसमें तो नहीं करना कुछ नोट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं टैक्स। तो टैक्स के बारे में ना चीजें समझना, यहाँ से मेन टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और अभी कुछ नोट मत करना, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान देना, मैं आपको नोट करने का अपने आप टाइम दूंगा। सबसे पहले बताओ भाई, होता क्या है टैक्स, क्या है टैक्स आपके हिसाब से, क्या लगता है टैक्स क्या होगा? कंपलसरी पेमेंट, ठीक है। और किसी को कुछ कहना हो इसके अलावा? कंपलसरी पेमेंट, पहले की कोई वीडियो देखकर आएगा? मेरी कोई वीडियो दिखी है लग रहा है? अच्छा देखी है, अच्छा और बताओ कंपलसरी पेमेंट आगे। भाई कह रहा चार्ज बाय गवर्नमेंट, और इसके अलावा और किसी को कुछ कहना हो टैक्स से रिलेटेड, या इसमें कुछ एडिशन डिलीशन करना हो? पीयूष, ये तो इको में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो, बस इतना ही? अच्छा और कुछ नहीं? अच्छा एक बात बताना, जैसे कंपलसरी पेमेंट चार्ज बाय गवर्नमेंट, अगर इसी पे मैं एग्जांपल उठाऊं, लक्ष्मी नगर की ये जो मंगल बाजार होती है, कोई भी तुमने मंगल बाजार बुध बाजार ये तो देखी होगी, इसमें दुकान के बाहर तुम और दुकान एक्सटेंड कर देते हो अपनी, पटरी पे लोग सामान लगाते हैं, तो एमसीडी के लोग आते हैं, उनसे हफ्ता वसूल करके जाते हैं, है ना, हफ्ता लिया जाता है, तो वो हफ्ता टैक्स होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो चार्ज तो गवर्नमेंट ही कर रही है, और कंपलसरी तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो तुम्हें उठा देंगे वहां से, तो इस हिसाब से तो वो टैक्स होना चाहिए। अब बताओ ऐसी क्या चीज है इसमें जो मिसिंग हो रही है तुम्हारे हिसाब से? पे नहीं करेंगे तो फाइन लगेगा, ठीक है। और अगर वो पटरी वाला बंदा पे नहीं करेगा तो उसे उठा के फेंक दिया जाएगा, ठीक है। और लीगल होना चाहिए, अच्छा ठीक है। वो ऐसा करप्शन ले रहे हैं भाई, कह रहे लीगल होना चाहिए, मतलब वो चीज इलीगल जा रही है अपनी, ठीक है। तो लीगल जा रही है तो कहीं ना कहीं कहीं से पावर तो आई होगी आपके पास, पावर कहाँ से आई होगी? गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट को पावर किसी ने दी है? गवर्नमेंट ने अपने आप ही अपनी पावर मान दी क्या मेरी को? दी है किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो अब समझना इसके बाद, देखो कंपलसरी पेमेंट है चार्ज बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट लेती है अंडर एनी एक्ट, कोई भी एक्ट के अंडर, अंडर एनी एक्ट और रूल्स, उसको बोला जाएगा टैक्स। सबसे पहली बात, कंपलसरी है आपके ऊपर, आप इनकम कमा रहे हो तो आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि जाओ भाई मैं नहीं दे रहा टैक्स, कंपलसरी है देना पड़ेगा, नहीं दोगे पेनल्टी लगेगी, ठीक है। चार्ज बाय गवर्नमेंट अंडर एनी एक्ट, या तो किसी एक्ट के अकॉर्डिंग या किसी रूल्स के अकॉर्डिंग। और अगर आपको पता हो इनकम टैक्स का एक एक्ट बना हुआ है, पता है इनकम टैक्स एक्ट कौन से ईयर का? 1961, ये ध्यान रखना, इनकम टैक्स एक्ट 1960। अगर पूरे इनकम टैक्स में तुम्हें कहीं कोई सेक्शन याद नहीं आ रहा, तुम्हें लिखना क्या है, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसका ईयर तो भाई बिल्कुल जरूरी है, याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो टैक्स की अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन क्या है, कोई भी कंपलसरी पेमेंट जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है किसी भी एक्ट या रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहां से एक बात निकल कर आई कि आप लोगों ने बोला गवर्नमेंट, आप लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट है। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट को टैक्स क्यों चाहिए होते होंगे, रीजन क्या है? डेवलपमेंट के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए, और उसके अलावा सर्विसेज, ग्रोथ के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए चाहिए। हाँ, अपनी जेब में भरने में, ये सोच रहा था मैं, कभी तो भाई ने क्यों नहीं बोला, ठीक है। अभी तुमने सुना था, मेरे ख्याल से एक महीने पहले की न्यूज है, किसी पॉलिटिशियन के घर से 300 पता नहीं कुछ 400 करोड़ ने पूरा रूम भरा हुआ था नोट से, ठीक है, उसके लिए लेते हैं बेसिकली ये टैक्स, ठीक है। अब समझना, अब समझना, तो गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट से ना हम यहाँ पे दो बात करते हैं, एक पैसे की, एक तो पावर की, और एक पैसे की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से आई। तो आप लोगों ने बोला पावर आई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, कभी खोल के देखा आज तक आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन? कभी भी आज तक एसएसटी की क्लास में 9th 10th में कभी देखा हो? देखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आपके नॉर्मल एक्ट में सेक्शंस होते हैं, इसमें क्या होता है, शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। और शेड्यूल से पहले भी कुछ होता है, प्रियम्बल, प्रियम्बल पता है हमारे को, और चैप्टर्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा ना, रुको ना, खोलते हैं यहाँ पे, आओ दिखाता हूँ तुम्हारे को। कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन की पीडीएफ तो मिल ही जाएगी हमारे को, वैसे तो हर साल की पीडीएफ होती है आपकी।
ये है ना आपकी, ये कब का है, 26 नवंबर 2021। चलो इसी को डाउनलोड कर लेते हैं, काम आएगा अपने को। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ एक बार कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, अगर नहीं देखा तो देख लो भाई। कंसाइज का रखा होता है, इतना नहीं होता वैसे तो, आर्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो समरी है बस उसकी ना। हाँ अब देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे कोई एक्ट, जैसे आपने फाउंडेशन में भी शायद पढ़ा होगा, कंपनी एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब पढ़ा होगा, उसमें सेक्शंस होते हैं। यहाँ आपके क्या है, ये देखो सारे आर्टिकल्स चल रहे हैं। ठीक है, ये आपके आर्टिकल्स हैं। तो इसमें ना एक आर्टिकल है, पहले मैं आपको वो नंबर दिखा देता हूँ, आर्टिकल नंबर 246। अभी याद मत करना, याद करने का मैं अपने बता दूंगा याद कैसे होगा, बस अभी पहले समझते हुए चलो। 246 आया तो बताना, ये 243 चल रहा है अभी तक, ये आ गया आपका। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 246 सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट का मतलब कौन सी गवर्नमेंट हो गई, मोदी जी। और दूसरा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली के लिए केजरीवाल। यहाँ लिखा है कि कोई भी अगर आपको चीजें बनानी है तो वो यहाँ इस वाले आर्टिकल में दिया हुआ है कि आपके ऊपर पावर आएगी। ठीक है, अब अपन दोबारा चलते हैं कि अपन को इसमें चीजें क्या क्या देखनी है। देखो सबसे पहले सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके हैं आर्टिकल। ठीक है, अभी नोट मत करना, अभी सिर्फ समझना आर्टिकल नंबर कौन सा, 246। आर्टिकल 246 के अंदर आपको एक शेड्यूल दे रखा है, 7th शेड्यूल। और 7th शेड्यूल के अंदर ना आपको 3 प्रकार की लिस्ट दे रखी है, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, 3 लिस्ट के बारे में। एक होती है आपकी यूनियन लिस्ट, है ना, सुना हुआ होगा ये तो एसएसटी में। दूसरी होती है आपकी स्टेट लिस्ट, और कौन सी होती है, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तीनों में फर्क बता सकते हो। यूनियन का मतलब क्या होता है, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स बनाएंगी सारे। एग्जांपल दे सकते हो कोई जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट सारे के सारे रूल्स बनाएगी, डिफेंस, आर्मी, इससे रिलेटेड सारे के सारे जो रूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट का कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, स्टेट लिस्ट, स्टेट से रिलेटेड कोई, स्टेट से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल जहां पे स्टेट गवर्नमेंट बनाती हो। डीटीसी, ठीक है, डीटीसी की बसेस जैसे यहाँ चलती है वैसे ये अपनी राजस्थान की अलग होगी, जयपुर की अपनी अलग होगी, सबकी अलग अलग होगी। और बताओ, मेट्रो, ठीक है, वो भी इसी में आ जाएगा आपका। और इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक। और एक बात बताओ, पुलिस से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं वो कहाँ आएंगे, वो भी हमारे यहीं आते हैं। ठीक है, क्यों, दिल्ली पुलिस अलग काम करती है, यूपी पुलिस अपना अलग काम करेगी। ठीक है, यूनियन लिस्ट में मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, इनकम टैक्स। क्यों इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने हैं वो केंद्रीय सरकार लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अच्छा, कॉन्करेंट में कौन से आएंगे, जो दोनों में, या जो दोनों में नहीं आ रहे, ये बताओ क्या कहते हो, दोनों में नहीं आ रहे या दोनों के कंबाइन वाले, जो दोनों में नहीं आ रहे। अच्छा, कोई एग्जांपल बताओगे इसका, कोई एग्जांपल ऐसा जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता हो। कॉन्करेंट का मतलब बताता हूँ, कॉन्करेंट का मतलब जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिल करके कोई डिसीजन ले रही। बजट, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक जा रहा है। और बजट में वैसे प्राइमरी रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसके अलावा कोई और एग्जांपल जो तुम्हारे को लग रहा हो। और ऐसा नहीं कि दोनों बिल्कुल साथ में चलेंगे, ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा मुद्दा जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन ले रही है और स्टेट भी डिसीजन ले रही है। अब सोचो, जीएसटी हो सकता है, आप बताओ जीएसटी हो सकता, अभी जीएसटी को ना मैं इसी से लिंक करूंगा, नहीं होता, रीजन बताऊंगा जीएसटी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, वो भी बताऊंगा। पहले और कुछ एक होता है जो तुम बहुत आराम से गेस कर सकते हो, जब आप लोग अपने बोर्ड्स के पेपर देते हो ना, एजुकेशन सारा यहाँ आएगा। क्यों, एक बात बताओ, एक दिल्ली बोर्ड के नाम का पेपर आता है अगर आपको पता हो, वैसे यूपी बोर्ड का अलग पेपर आता है, और एक आपको पता होगा ऑल इंडिया बोर्ड का भी पेपर आता है। 10 ईयर में कभी देखा हो, क्वेश्चन के साथ लिखा होता है ऑल इंडिया। ये सारी की सारी चीजें हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। ठीक है, अब पता है यूनियन लिस्ट के अंदर भी इनकम टैक्स की बात कहाँ करी गई है, अभी दिखाऊंगा आपको। इनकम टैक्स की बात करी हुई है आपकी एंट्री नंबर 82 में, 82 में ये बात करी, अभी दिखाऊंगा। स्टेट लिस्ट में बात बोली है, अगर एग्रीकल्चर इनकम पे आपको टैक्स लेना है ना, वो स्टेट लिस्ट पे आएगा, और इसका आपका एंट्री नंबर है कौन सा, एंट्री नंबर है 46। सर कॉन्करेंट लिस्ट, यहाँ पे कोई एंट्री नंबर नहीं है, क्योंकि आपको अलग अलग बता दिया सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगी और स्टेट गवर्नमेंट कब करेगी, दोनों साथ में मिलकर के काम नहीं करती। जीएसटी के लिए जो बना रखा है ना, अलग से लॉ बना रखा है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं डाला गया। क्यों नहीं डाला गया, रीजन बताता हूँ। जीएसटी लाने का मेन मुद्दा ये था, कह रहे थे सेंटर और स्टेट को आपस में साथ चलाना, ठीक है, और इनको पता था कॉन्करेंट लिस्ट में डालोगे दोनों को एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी, वो आज तक कभी इंडिया में पॉसिबल हुआ नहीं। ठीक है, वो सिर्फ वहीं उन्हीं स्टेट में पॉसिबल होगा जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बीजेपी है, तो बाकी अगर स्टेट में भी बीजेपी है, बस वो वहीं अलाइन करेंगे, बाकियों के साथ कभी अलाइन नहीं करेंगे, इसलिए इसको यहाँ नहीं डाला गया, अलग रख दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा इन चीजों को ना अपन कॉन्स्टिट्यूशन में चेक करते हैं, जो जो चीजें मैंने आपको लिखवाई। ठीक है, ताकि एटलीस्ट आपसे कोई पूछे तो आपको पता तो हो ना। ये आपका एंट्री 246 है। ये देखो मैं कह रहा था ना, जीएसटी के ऊपर सबसे पहले तो अलग से लिस्ट बना रखी है, 246A बनाया,
और क्यों डाला पता है, इन्होंने बाद में अमेंड करा था कॉन्स्टिट्यूशन को। ये कह रहे जब इनकम टैक्स 246 आर्टिकल में है ना, 246 में, तो अलग से बना दो 246A, जिसमें जीएसटी से रिलेटेड सारी की सारी चीजें हम रखेंगे। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब देखना, अब अपन चलते हैं शेड्यूल्स में। सारे आर्टिकल्स जहां पे खत्म होंगे उसके बाद आपके शेड्यूल्स चालू होते हैं। तो ये देखो, ये आपका कौन सा शेड्यूल चल रहा है, ऊपर ऊपर लिखा होगा कहीं, ये अमेंडमेंट आ रहा है ना, एक सेकेंड और चलते हैं थोड़ा सा। शेड्यूल आया तो शेड्यूल बताना, कहीं ना कहीं पे ना यहाँ पे मेंशन होगा। ये देखो, ये आपका, ये देखें शेड्यूल्स कहीं आए तो देख, 6th शेड्यूल आ गया। ठीक है, 7 शेड्यूल था ना हमारा, 7 शेड्यूल देखते हैं। ये देखो, ये लिस्ट 2 तो ये 7th शेड्यूल ही है, उसी के अंदर यूनियन लिस्ट और सब होगी आपकी। सबसे पहले मैं आपको एक बार शेड्यूल दिखा दूं खाली, ताकि ये हो कि टैक्स पढ़ रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पता हो। 7 शेड्यूल आर्टिकल कौन सा, 246। ठीक है, हमने 7th में यूनियन लिस्ट में कौन सी एंट्री नंबर बोली थी, 82। आओ एक बार 82 देखते हैं। पहले अपन चलते हैं 82 पे। ये देखो 82 पढ़ना, 82 पे क्या लिखा है, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम को हटा दिया गया और एग्रीकल्चर इनकम को कहाँ डाला, स्टेट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर कौन सा था, 46। आओ एक बार 46 भी देख लो। ये आपका 44 आ गया। ये देखो, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, कौन करंट में कोई था ही नहीं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो ये चीजें बस कॉन्स्टिट्यूशन से मेरे को इतनी ही चीज तुम्हारे को खाली बतानी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा एंट्री नंबर है। अब सर क्या है, पेपर में पूछते हैं, चांसेस बहुत कम है लेकिन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये एंट्री नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, याद कैसे करोगे अभी बताता हूँ, फिर आप आराम से नोट कर लेना। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपकी क्या बोला इन्होंने, 246 आर्टिकल। ठीक है, अब समझना इनको हम याद कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखो, ये है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट। ठीक है, दोनों की एंट्री नंबर का जो टोटल आएगा ना वो 10 आएगा। दोनों की एंट्री नंबर का, यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10। ठीक है, याद कैसे करोगे ये बताता हूँ। पहले यूनियन लिस्ट को याद करवाता हूँ। यूनियन लिस्ट कैसे याद करोगे, आप बताओ नोटबंदी किस दिन आई थी, अगर याद हो। 8 नवंबर। 8 नवंबर, ईयर कौन सा था, 2016। बस 8 नवंबर याद रखना। डिमोनेटाइजेशन लेकर कौन आया, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई ना, तो एंट्री नंबर 8 से चालू हो रहा होगा, और टोटल 10 लाना है तो दूसरा क्या होगा, 2 होगा। याद रहेगा, एंट्री नंबर 82। स्टेट लिस्ट का कैसे याद रहेगा, इंडिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट बताओ जहां सबसे ज्यादा स्टेट पार्टिसिपेट करती है और सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, आईपीएल। आईपीएल में सबसे ज्यादा, आपको पता ही है ना, और सारी की सारी स्टेट है। आईपीएल में सबसे ज्यादा क्या पड़ते हैं, चौके छक्के, तो 4 और 6 याद रहेगा। ठीक है, पहले चौका ही मारना, पहले छक्का मत मारना, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपको कैसे याद रहेगा, आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल बताऊं, देखो आर्टिकल में दोनों स्टेट की बात करी गई है, दोनों सरकारों की बात करी गई है, दोनों सरकार मिलके खेलेंगी और आगे चौके छक्के मारेंगे। तो आर्टिकल कौन सा, 246। और दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं कि आधों पे डिसीजन आप लो, आधे पे हम डिसीजन। तो कौन सा शेड्यूल आया, 7वां शेड्यूल। याद रखनी जरूरी है। कोई तुमसे पूछे टैक्स कहाँ से आया, तो उसे ना साफ साफ बता दो, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है, खोल के देख ले। मतलब आपके अंदर ना वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो खोल के देख ले, मुझे पता है यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो एक बार बताना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल कौन सा था हमारा, 246 शेड्यूल 7। उसके अंदर 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्कर। यूनियन में एंट्री नंबर 82, स्टेट में। यहाँ तक क्लियर है, कोई पूछेगा बता पाओगे ना? नोट करो पहले यहाँ तक, फिर चल रहे हैं आगे। एक बार इतना करो फिर नीचे कर लेता हूँ। अब तो आप बिना देखे ही नोट कर सकते हो। यहाँ तक बताओ भाई, नोट करते करते कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो। हो जाए तो बता देना, मैं नीचे कर दूंगा अगर इतना नोट। ये कर दूं?
ट्राई करना, एंट्री नंबर वगैरह खुद से ही लिखो, कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर बोर्ड पे देखना, याद हो जाएंगे साथ के साथ। हो गया? कर रहे हैं नोट तो कर लो, हो जाए तो बता देना भाई फिर। में सबसे बढ़िया पेपर कौन सा है क्या? मैथ सबसे बढ़िया क्या? और सबसे बेकार पेपर कौन सा है? अच्छा, इतना खराब आया था क्या? यार अनएक्सपेक्टेड था, इजी था। अच्छा, हो गया भाई, चले आगे। आओ, करो, हाँ करो करो। हाँ, होते ही हैं यार क्वेश्चन ऐसे, फिर उसमें जो अटेम्प्ट जो करके आएगा उसको मार्क्स दे देते हैं। ये होता है, ये होता है। चले आगे। आओ जी, अब यहाँ तक की बात तो हो गई। अब देखो मैंने आपके सामने ना दो बातें लिखी थी। भाई कोई भी काम करने के लिए दो चीजें चाहिए, तो गवर्नमेंट को पावर तो मिल गई, पावर के बारे में आपने समझ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन से मिली। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है। बताओ भाई। तो सबसे पहले इस चीज को समझना, सोर्सेज ऑफ फंड क्या है गवर्नमेंट के लिए। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है भाई, पहले आप बताओ। फॉर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी सरकार को पैसा चाहिए तो कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है? सबसे पहला टैक्स, पहला टैक्स। और बताओ। हाँ, इन्वेस्टमेंट, और फाइन पेनल्टी। और बताओ। फाइन पेनल्टी आ गया, और क्या बोल रहे हो? पीएसयू, और हाँ? दोबारा मैं समझा नहीं। अच्छा, एस्टेट्स कह रहा है, रियल एस्टेट्स, एस्टेट्स कह रहा है। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, अभी लिखूंगा वो भी। और बताओ, और कुछ? टैरिफ तो टैक्सेस ही हो गया ना, और स्पेक्ट्रम के लाइसेंस वगैरह, तो लाइसेंस फीस पेनल्टी सबको साथ में लिख देते हैं। और ये आप कह रहे हो पीएसयू, पहले बताओ पीएसयू तुम्हें लगता है कि प्रॉफिट में चल रहे होंगे या नुकसान में ज्यादा चल रहे हैं? नुकसान में ज्यादा चलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ लग रहा हो? अच्छा, इनकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? चलो जितने आपने बताया सही बताया, इसकी सीक्वेंस क्या? सबसे पहले गवर्नमेंट कहाँ से पैसा उठाएगी? सबसे पहले टैक्स से, चलो पहला तो ये ठीक है। आपके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं लिख रहा अभी। हाँ, और अभी नोट मत करना, नोट मत करना अभी। सबसे पहला फाइन्स। अच्छा चलो, दूसरा इन्वेस्ट, चलो आपके आपके हिसाब से यही कर देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा तो लग रहा है सीक्वेंस में कुछ उल्टा सीधा करना चाहिए, तो बता दो। सबसे पहले लाइसेंस में जाना चाहिए, हाँ। और सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और उसके अलावा किसी को कुछ लगना? अच्छा, अब देखो, अब देखो, देखो अभी ना आपको ना सीक्वेंस ढूंढने में टाइम लग रहा होगा कि सीक्वेंस कैसे है। देखो अब मैं आपके ऊपर एग्जांपल लेता हूँ, आप फटाफट से सीक्वेंस ढूंढ लोगे, ठीक है। ऋषि का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये ऋषि है, ठीक है। ये है ऋषि। आज कौन सी तारीख है? 22 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी को भाई की गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। ये भाई की गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है। ये भाई की गर्लफ्रेंड है, भाई की गर्लफ्रेंड का बर्थडे है। नाम यार तो अपने हिसाब से इमेजिन कर लो, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, ठीक है। अब हुआ क्या, अब समझना। बर्थडे के लिए, बर्थडे के लिए ऋषि ने सोचा कि यार मैं अपना पहले पूरा बजट बनाता हूँ, क्योंकि पार्टी तो मैं दूंगा, है ना। ऐसा तो नहीं होगा पार्टी मांगेगा, पार्टी मांगेगा तो फिर थप्पड़ मिलेगा सारे, ठीक है। अब समझना, तो ऋषि ने सबसे पहले बनाया बजट, और बजट के हिसाब से इसको लगा कि 7,000 रुपए में इसका सारा काम हो जाएगा। 7,000 रुपए, ठीक है। भाई क्या कर रहा है एट प्रेजेंट? भाई क्या कर रहा है एट प्रेजेंट? भाई का सीए फाउंडेशन निकल चुका है, सीए का इंटर भी निकल चुका है, और भाई इस टाइम पे आर्टिकलशिप कर रहा है, ठीक है। और आर्टिकलशिप के टाइम पे तुम्हें पता है स्टाइपेंड कितना होता है?
2,500 लो, भाई ने बोला 2,500, हम 2,500 ले लेते हैं, 2,500। और आपको पता हो 2,500, 3,000, 5,000 इतना ही स्टाइपेंड होता है, क्योंकि आप सीख रहे होते हो उस टाइम पे काम, ठीक है। अब ये सोच रहा 7,000 रुपए खर्च करने हैं, मैं पैसा कहाँ कहाँ से जोड़ूं, ठीक है। अब आप बताओ, अब सीक्वेंस क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, अब आप जल्दी पकड़ पाओगे चीजों को। अब सीक्वेंस क्या होगी ऋषि, बता भाई, अब तो पर्सनल मैटर आ गया। अब क्या होना चाहिए बताओ, क्या लग रहा है। अच्छा ऐसा है क्या, चलो कोई बात नहीं, इमेजिन थोड़ी देर के लिए, हाँ। सबसे पहले, सबसे पहला क्या होगा, हाँ। और हर महीने 2,500 रुपए तेरे को मिल रहे हैं आर्टिकलशिप के। बात करें सेविंग की, सीए स्टूडेंट की कोई सेविंग नहीं होती, हाँ। भाई कह रहा पापा से मांगेंगे, और पापा को ही बोलो गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है। अब समझो, देखो, सबसे पहले भाई को चाहिए 7,000 रुपए। सबसे पहले भाई क्या करेगा, कहेगा 2,500 तो आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड आ गया, मैं उसमें से कुछ खर्च नहीं करूंगा, चलो यहाँ लगाया। सबसे पहले भाई ने स्टाइपेंड सोचा कि अपना कितना है वो सोचो, ठीक है। ये मैं जिस भी बैच में पढ़ाता हूँ ना, बच्चा मेरे को सबसे पहले कहता है स्टाइपेंड के साथ हो सकता है उसकी पहले से सेविंग हो। तुम्हें लगता है सीए स्टूडेंट की कोई सेविंग होगी, उसकी जेब से पैसा जाता है, सेविंग थोड़ी होती है, ठीक है। अब समझना, इसके बाद एक चीज तो ये हो गई। अब इसके बाद ये अगला काम क्या करेगा, अगला काम करेगा ये मम्मी पापा के पास जाए। मम्मी पापा में मम्मी के पास जाएगा, पापा के पास, मम्मी पास, पापा पास तो जा नहीं सकता। मम्मी को जाके बोलेगा 7,000 में से 2,500 गए, मम्मी 4,500 दे दो। मम्मी तो वैसे ही सुनाएगी 4,500 रुपए। मम्मी ये किस काम के लिए चाहिए, मम्मी दोस्त का बर्थडे। अरे दोस्त का बर्थडे तो वो पार्टी देगा, तुम क्यों पार्टी दे रहे हो। अब मम्मी आप नहीं समझते ना, ये बात नहीं है। तो मम्मी ने मिला जुला के बोला मेरे पास सिर्फ 1,500 है, 1,500 मेरे से ले जा, ठीक है। 1,500 यहाँ से ले लिए। अब सबसे लास्ट में काम आएंगे दोस्त, है ना। दोस्त को आके बोला भाई तुम्हारी भाभी का बर्थडे है ना, अब तो पैसे चाहिए। अब बाकी के 3,000 रुपए इसने दोस्त से लिए, और हाँ ठीक है। और दोस्तों से कैसे लिए समझना, दोस्तों को कहता अभी दे दो भाई, अगर मैं तुम्हें टाइम से नहीं दी ना तो मैं ब्याज भी दे दूंगा। जबकि पता है इसको भी ये ब्याज तो छोड़ो, 3,000 दे दे वो पड़ी रहते, ठीक है, ठीक है। अब समझना, तो जनरली ये आपकी सीक्वेंस रहेगी और आपके पास आ जाएगा पैसा। यही पूरा का पूरा काम करती है सरकार, तो तुम्हें याद रहेंगी चीज। अब देखना सरकार क्या करती है, सबसे पहले सरकार बनाती है बजट। अभी बजट आने वाला, अगर आपको पता हो कब आता है बजट, फेब में आता है, और जनरली फर्स्ट फेब को आता है। और एक अच्छी बात बताऊं, क्योंकि ये तुम अब पढ़ रहे हो, ये इलेक्शन ईयर है तो बजट 2 बार आएगा। अभी जो एग्जिस्टिंग सरकार है वो लेकर आएगी, और जब जो इलेक्शन जीतेगा उसके बाद। तो यहाँ पे ना कुछ बच्चे ये कहते हैं, मान लो सर अभी बीजेपी है, इलेक्शन जीतने के बाद भी बीजेपी आ गई तो बजट रिवाइज होगा, फिर भी बजट रिवाइज होगा, बजट रिवाइज होगा। जनरली फर्स्ट फेब को आएगा। अब बजट के बाद पता है सबसे पहला सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या देखते हैं, जैसे इसने स्टाइपेंड देखा था, ये सबसे पहले देखेंगे इनके एग्जिस्टिंग धंधे कौन से हैं और वहां से क्या क्या कमा सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग धंधे मतलब पीएसयू, पीएसयू से कितना कमा सकते हैं। सर पीएसयू लॉस मेकिंग होते हैं, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो प्रॉफिट मेकिंग होगा, जहां से कमा सकते हैं। चाहे कोई इन्वेस्टमेंट हो जो ये रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, सबसे पहले पैसा वहां से लेंगे, ठीक है। अच्छा सर दूसरा पैसा ये कहां से लेंगे, ये जाएंगे अपने मम्मी पापा के पास। बताओ सरकार के मम्मी पापा कौन, इन्वेस्टमेंट। और सोचो सरकार के मम्मी पापा, हाँ आईएमएफ। अच्छा और क्या लग रहा है, टैक्स। सरकार के मम्मी पापा हैं जनरल पब्लिक, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो सरकार को बनाया। और जनरल पब्लिक से पैसा किस फॉर्म में मांगा जाएगा, टैक्सेस से। अच्छा खाली टैक्सेस से नहीं, इसी के साथ सारी आ जाएंगी फीस, पेनल्टी, ये सब यहाँ आ जाएगा। चाहे कोई लाइसेंस आप किसी चीज के लिए ले लो, सब यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब यहां से भी काम पूरा नहीं होता ना, तब थर्ड चीज आती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से जा करके जब आप क्या लेते हो, लोन लेते हो, ठीक है। तो सर अगर एक बात मान लो, कोई अगर ऐसी गवर्नमेंट है जिसका खुद का धंधा इतना बढ़िया चल रहा है कि उसे टैक्स नहीं लेना, तो वो दूसरी और तीसरी स्टेज पे जाएगी ही नहीं। एग्जाम्पल बता सकते हो कोई ऐसी गवर्नमेंट का जहां टैक्सेस होंगे ही नहीं। यूएई अभी तक नहीं है, आने वाला है। दुबई, ओमान, गल्फ कंट्रीज में कहीं पर भी नहीं है। क्यों, क्योंकि सरकार के धंधे इतने बढ़िया चल रहे हैं कि भाई उन्हें टैक्स लेना ही नहीं है। तो पहली चीज। सर अगर उसके बाद मेरे को टैक्सेस लेने, टैक्सेस तक भी ले सकते हो। कोई ऐसी गवर्नमेंट बता सकते हो जिसने टैक्सेस भी ले लिया, जब भी पूरा नहीं हो रहा, जब जाके उसने लोन भी लिया। पाकिस्तान, हाँ। कुछ भी गंदा बोल रहा हूँ, पाकिस्तान, ठीक है। और कोई पाकिस्तान के अलावा एग्जाम्पल, श्रीलंका। क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी आपको भी पता है, उसने क्या करा, पहले अपने धंधे चलाए, नहीं चले, टैक्सेस लिए, टैक्सेस भी नहीं चले। अब वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से इतना लोन ले लिया कि ब्याज भी नहीं दे सकते, है ना। हाँ बांग्लादेश भी हो सकता है, ठीक है। यहां तक की कोई दिक्कत है तुम्हारे को। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। सबसे पहले हर साल का बजट निकाला जाता है, और हर साल के बजट के बाद गवर्नमेंट कहती है पहले मेरे धंधे से कितना पैसा आएगा, दूसरा मम्मी पापा मतलब जनरल पब्लिक से आप क्या क्या ले सकते हो, तीसरा अगर यहां से भी नहीं हो सकता तो तीसरा आपका लास्ट क्या आएगा, मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, भैया तुम ही बचे अब तो तुम हमारे को लोन दे दो।
ठीक है। और इस स्टेज पे अगर कोई बंदा रुक रहा है मतलब उसके गवर्नमेंट वाले बिजनेसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं जो गल्फ कंट्रीज में चलते हैं, ठीक है। अब जाकर के वो टैक्स लगा रहे हैं वहां पे खाली, वो भी 5%, जो कि अभी वो सोच रहे हैं लगाने का, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। पीएसयू वर्क कैसे करते हैं, पीएसयू में होता क्या है, गवर्नमेंट की सिर्फ शेयर होल्डिंग होती है, ठीक है। और उसमें वो कुछ लोग ऐसे डाल करके रखते हैं जो आगे मैनेजमेंट जिनको अच्छी खासी आती हो या जिनके पास प्राइवेट सेक्टर का एक्सपोजर हो, क्योंकि गवर्नमेंट से बढ़िया बिजनेस चलाने की जो टेक्निक्स है ना वो प्राइवेट सेक्टर को आती है। गवर्नमेंट के पास पैसा जरूर होगा लेकिन जो टेक्निक्स है वो प्राइवेट सेक्टर की अडॉप्ट करता है, इस तरीके से लोग चलाते हैं, ठीक है। इसीलिए तो पीएसयू में जनरली ऐसा होता है 100% शेयर होल्डिंग अपने पास कभी भी नहीं रखते, रखते हैं मेजोरिटी रखते हैं लेकिन बाकी प्राइवेट में भी बांटते हैं कि उन लोगों से हम सीख सकें, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। तो बस ये सीक्वेंस कहीं पर नोट करना सोर्सेज ऑफ फंड्स की, फिर आगे चल रहे हैं। सोर्सेज ऑफ फंड्स की सीक्वेंस खाली नोट करना, फिर चल रहे हैं आगे। हाँ एग्जाम्पल तुम्हें नोट करना हो तो तुम्हारे ऊपर है भाई, कर सकते हो याद रखने के लिए। हाँ अपना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट नहीं आता। डाउट, चले आगे। अब देखो यहाँ तक तो नहीं है ना कोई डाउट, ठीक है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की फुल फॉर्म आपको पता ही होंगी, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो, है ना। अब समझना, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जहां से कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो समझते हैं पहले, सबसे पहले टाइप ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। नाम बताओ भाई क्या क्या। एक हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इसकी तो फुल फॉर्म आपको पता है। डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई भी दो एग्जांपल बता सकते हो आप। एक तो इनकम टैक्स, बढ़िया, और बताओ। वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स कितनों को पता है क्या होता है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी यहाँ पर आएगा या इनडायरेक्ट में जाएगा, इनडायरेक्ट में, ठीक। अच्छा पहले इनडायरेक्ट के भी बता दो एग्जांपल क्या क्या लग रहे हैं। एक जीएसटी और दूसरा कस्टम ड्यूटी, ठीक है। अच्छा इसमें मेरे ख्याल से सबके बारे में आपने सुना हुआ तो होगा। वेल्थ टैक्स क्या होता है पता है किसी को, और पहले ये बताओ वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, अच्छा ये बताओ जो वेल्थ टैक्स है वो आज के टाइम पे लगता है या हट चुका है। इंडिया से आज के टाइम पे हट चुका है। और वेल्थ टैक्स होता क्या था, इसको बोला जाता है संपत्ति का टैक्स। सरकार क्या कहती है, पूरे साल में आपकी जितनी वेल्थ होगी एक लिमिट से ऊपर, मतलब जैसे 50 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर, आपकी जितनी भी वेल्थ है ना उसका 1% आपको सरकार को देना पड़ेगा। तो बेसिकली ये रिच लोगों से लिया जाता था 1%, ठीक है। जैसे मतलब मान लो 10 करोड़ है तो 10 करोड़ का 1% आप निकाल लो, आपको इतना हर साल सरकार को देना है। क्यों लेते थे ये लोग, ताकि रिच से लेकर के पुअर के डेवलपमेंट में यूज कर सके, ठीक है। आज के टाइम पे वेल्थ टैक्स नहीं है, तो इसको तो हटाओ। हमारे को क्या पढ़ना है, हमारे को इनकम टैक्स पढ़ना है, जीएसटी पढ़ना है, कस्टम ड्यूटी हमें पता नहीं है, हमें पढ़ना भी नहीं है, बट स्टिल आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, ठीक है। इनकम टैक्स की बात अभी करूंगा, सबसे पहले जीएसटी की बात करते हैं क्योंकि जीएसटी नया टॉपिक है ना, और इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सुना होगा। सबसे पहले जीएसटी की फुल फॉर्म बताना, फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है, ठीक है। इसमें बच्चे अलग अलग बोलते हैं, तो मैं आपके सामने चार ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बताओ इसमें से कौन सी ठीक है, बाद में आप नोट करना। एक मैंने लिखी है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। आराम से पहले लिखने देना फिर आप बताना इसमें से कौन सी आपको लगता है सही होगी। गुड्स और सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तीसरा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। क्यों लिख रहा हूं अभी आपको रीजन बताऊंगा। चौथा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपको ना हर एक में ये भी पता होना चाहिए कि हर एक में कुछ अलग अलग है, ठीक है। पांचवा गब्बर सिंह टैक्स, कुछ कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं। हाँ जी अब आप बता दो कौन सा सही है आपके हिसाब से। थर्ड ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अच्छा फोर्थ, फोर्थ ठीक है, क्या मजे ले रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है, हाँ। देखो होगा थर्ड, क्यों होगा बताता हूँ। सबसे पहले गुड तो कुछ भी नहीं होता, गुड्स ही होते हैं, और साथ में कोई स्पेसिफिक सर्विस पे नहीं लग रहा, हर सर्विसेज पे लगता है। तो फुल फॉर्म तो ये है, फुल फॉर्म ये है। अब मेरा ना एक आपसे क्वेश्चन है, ये बताना, ये पेपर में एक बार 1 मार्क्स का आया था। मैं कह रहा हूँ जीएसटी एप्लीकेबल किस पे होगा, जीएसटी एप्लीकेबल किस पे होगा। अगेन इसके साथ मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप बताना कौन सा होगा जीएसटी एप्लीकेबल किस पे। एक लिखा मैंने
गुड्स ओनली, सिर्फ गुड्स पे लगेगा। दूसरा लिखा सर्विसेज ओनली, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, ये तो आपको पता ही होंगे, है ना। अगला समझना, गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। एक ऑप्शन मैंने लिखा गुड्स एंड सर्विसेज एंड बोथ, बताओ चौथे में से, चारों में से कौन सा सही है ऑप्शन। कोई ऐसा जो पहले दो कह रहा है, पहले पहले दो में बताओ। पहले दो तो नहीं हो सकते सर, इसको तो हटा दो। फोर्थ वाला कोई जो कहे गुड्स एंड सर्विसेज एंड बोथ, सामर्थ्य के मन में चल तो रहा है यही होगा, है ना। और एक तो आया इसके लिए, एक वोट तो आया, और ऋषि नहीं, अरे नहीं, मजे ले रहे हो आप इन बात के, है ना। क्या होगा, तो एप्लीकेबिलिटी होती है गुड्स और सर्विस और बोथ पे। रीजन बता रहा हूँ क्यों। अगर आप ये ले रहे हो ना डी वाला, गुड्स एंड सर्विसेज एंड बोथ, इसका मतलब है कोई ऐसे चीज, ऐसी ट्रांजेक्शन जहाँ गुड्स एंड सर्विस दोनों आ रहा हो, सिर्फ वहां लगना चाहिए जीएसटी, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता, अगर आप फोन लेने जा रहे हो जीएसटी उस पर भी है, कोई सर्विस लेने जा रहे हो उस पर भी है। कोई ऐसी ट्रांजेक्शन बता सकते हो जहां पे दोनों आ रहे हो और जीएसटी आ रहा हो, ऐसी ट्रांजेक्शन आपके हिसाब से सोचो, आराम से बता पाओगे, लड़के तो बहुत आराम से बता पाएंगे। गंदा गंदा दिमाग है। अबे मैंने अच्छी टर्म्स में बोला था यार, बताओ। तुम शेविंग कराने तो जाते हो, मैं शेविंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो जो शेविंग की फोम है वो क्या है, गुड्स है। और जो वो शेव कर रहा है तुम्हारी, वो सर्विस है। तो दोनों पे जीएसटी लगता है ना साथ में, मैं ये कह रहा था। और कोई एग्जांपल, और कोई एग्जांपल बताओ जहां पे दोनों आ रही हो। वो ठीक है, एग्जांपल बता, सर्विसेज कौन सी होगी बाद में। किसकी, रेस्टोरेंट, हाँ रेस्टोरेंट ठीक है, रेस्टोरेंट में खाने को भी मिल रहा है और सर्विस भी मिल रही है। जो तू फोन वाला कह रहा है, देख उसमें भी तेरे को बताता हूँ, फोन के साथ आपको वारंटी का मिलता है, वारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है वो है। तो एक बात ध्यान रखना, कोई स्पेसिफिक गुड्स हो उस पर भी, कोई स्पेसिफिक सर्विस हो उस पर भी, दोनों साथ में आएंगे तो उस पर भी। ये पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है और एप्लीकेबल किस पे। ध्यान रखना, जब फुल फॉर्म आती है तो दोनों के बीच में एंड है, जबकि एप्लीकेबिलिटी में तीनों के बीच में और है, क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स पे भी लग सकता है, सर्विस पे भी, या दोनों में भी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। एक चीज आप और बताओगे मेरे को, जब हमारा टाइप ऑफ टैक्सेस चल रहा था, आराम से नोट करना बाद में, अभी सिर्फ समझते चलो। टाइप ऑफ टैक्सेस में आपने बोला एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा। बेसिक डिफरेंस क्या है, हाँ बताओ बताओ भाई। हाँ ठीक है, करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो आपने बोला कि ट्रांसफर हम बियर करवा सकते हैं, उसका मतलब क्या है, जैसे जीएसटी में। हाँ 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 हाँ। अच्छा, मतलब बेसिकली वो टैक्स आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हो, आप कस्टमर से लेकर के वो दे रहे हो, ठीक है। इंसिडेंस और बर्डन, ठीक है। हिंदी क्या बनेगी इंसिडेंस और बर्डन की, और कुछ इसके अलावा लग रहा हो। अच्छा ठीक है, जो आपने बोला ना उसके बेसिस पे एक बात बताना, तुम में से कितनों को पता है कि एक नाम होता है टीडीएस। टीडीएस नाम सुना कभी, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या, मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मेरी 12 लाख की सैलरी है, तो इस पे कंपनी ने 2 लाख रुपए मान लो टैक्स के काट लिए, मान लो 2 लाख रुपए आया उसने टैक्स के काट लिए और गवर्नमेंट को जमा करा दिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सोच के बताना। इनडायरेक्ट, भाई ने बोला, एक ने बोला इनडायरेक्ट, और बताओ और आपको क्या लग रहा है, सोच के बताना। समझना क्यों, कंपनी है, कंपनी ने मेरी इनकम पे टैक्स काटा और गवर्नमेंट को जमा करवाया, आपको क्या लग रहा है, डायरेक्ट टैक्स होगा या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, सब इनडायरेक्ट, कोई ऐसा जो डायरेक्ट टैक्स वाला हो। डायरेक्ट, अच्छा, और कोई डायरेक्ट वाला, दो, और चलो दो आए डायरेक्ट टैक्स वाले। अब मैं बताता हूँ आंसर तो सही डायरेक्ट ही है। रीजनिंग बताओ डायरेक्ट टैक्स में क्यों आएगा, वो इनकम पे लग रहा है, अच्छा, हमारी इनकम से पे हो रहा है, और कुछ। देखो है तो डायरेक्ट टैक्स, अब रीजन समझना, रीजन क्या है। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में ना कभी भी ये देखा ही नहीं जाता कि पेमेंट कौन कर रहा है। पेमेंट टर्म्स को कभी मत देखना, चाहे आप डेफिनेशन उठा के देख लो, पेमेंट के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा लॉ में। लॉ में सिर्फ 2 बातें लिखी हैं, बातें समझना क्या। सर पहली बात लिखी है कि बर्डन किसके ऊपर आ रहा है, बर्डन का मतलब दर्द किसको हो रहा है पेमेंट करते, एज अ कस्टमर अगर मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ दर्द मुझे हो रहा है, इनकम टैक्स में मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ तो दर्द मुझे हो रहा है, पहला बर्डन। दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी किसकी है, टू पे टैक्स, किसको, गवर्नमेंट को, टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट। अच्छा एक बात समझना,
रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो और मेरे बिहाफ पे कोई और जमा करा रहा हो, मैं नहीं देखूंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, खाली पेमेंट नहीं देखनी। अब टीडीएस देखो सर, टीडीएस में जो इनकम में से टैक्स गया, मेरी इनकम से गया, दर्द मुझे होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? भाई मेरी ही थी, मैंने नहीं करी, कंपनी ने कर दी, उससे मेरे को क्या लेना देना। अगर ये दोनों आपके सेम पर्सन पर है तो आप क्या बोलोगे? ये डायरेक्ट टैक्स है। और अगर ये दोनों आपके डिफरेंट पर्सन पर आ रहे हैं ना, तो वो इनडायरेक्ट बनता है। जैसे जीएसटी में देख लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सेलर की। सेलर कौन? जो गुड्स दे रहा है। अच्छा, और दर्द किसको हो रहा है? बर्डन किस पे? कस्टमर पे, है ना? तो ये दोनों चीजें अलग अलग आएंगी। पेमेंट की टर्म्स में आपको कभी भी नहीं देखना। पेमेंट की टर्म्स में कभी भी कोई बोले तो उसको बोलना, अगर सर पेमेंट के हिसाब से होता फिर तो टीडीएस आपका इनडायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, जबकि इनडायरेक्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो पहला रीजन समझ में आया। ठीक है, एक हो गया आपका बर्डन, बर्डन का मतलब दर्द, दूसरा जिम्मेदारी। अगर दर्द और जिम्मेदारी एक पर्सन पर है तो डायरेक्ट टैक्स है, अगर अलग अलग पर्सन पर है तो इनडायरेक्ट टैक्स है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा पॉइंट आप ऑलरेडी मेरे को बता चुके हो, फिर भी पूछता हूं, जो बर्डन है, बर्डन शिफ्ट हो जाएगा, बताओ कौन से वाले में? इनडायरेक्ट में या डायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में। यहां पर शिफ्ट हो सकता है, यहां पर शिफ्ट मेरा नहीं हो सकता। यहां तक की बात ठीक है। एक चीज और आप मेरे को बताना, क्या आपने कभी ये टर्म सुनी है? एक टर्म होती है आपकी टैक्स इवेजन। सुनिए, क्या होता है टैक्स इवेजन का मतलब? अगर कुछ पर हिंदी में पता हो। टैक्स लाइबिलिटी के अंदर है। हाँ, टैक्स इवेजन का मतलब चोरी होता है, कि टैक्स की चोरी करना। आप मेरे को बताओ, टैक्स की चोरी ज्यादा डायरेक्ट टैक्स में होगी या इनडायरेक्ट टैक्स में होगी? सोच के बताना। टैक्स की चोरी वैसे तो दोनों में ही होती है, ज्यादा कहाँ पे होती है? डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में? क्या लग रहा है? एक इनडायरेक्ट भी कह रहा है, डायरेक्ट। अच्छा, रीजनिंग बता सकते हो? जो इनडायरेक्ट कह रहा है कि इनडायरेक्ट की रीजनिंग क्या होगी? कि जीएसटी वगैरह में चोरी ज्यादा होती है। हाँ, पक्का बिल नहीं बनेगा। अच्छा, और भाई तुम वैसे काम के सीए बनने वाले हो आगे जाके सारे, है ना? हाँ हाँ, बताओ। और टैक्स की चोरी अगर जो कह रहा है डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा होगी, वो इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। अब समझना, मैं पहले आपको इसका रीजन बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा चोरी होगी, यहाँ पर कंपैरेटिवली कम होगी। रीजन पता है क्यों? टैक्स इवेशन। क्यों? बताता हूँ डायरेक्ट में ज्यादा क्यों होगी। क्योंकि भाई मुझे पता है मुझे टैक्स देना है अपनी इनकम पे। जैसे मैंने 1 करोड़ कमाया, मुझे पता है मुझे इस पे टैक्स देना है, तो मैं उसको किसी ना किसी तरीके से कम करने के रीजन ढूंढूंगा। ठीक है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में तो आपको पता ही नहीं होता। आप एक बात बताओ, आज जाकर के आप कोई बिस्किट खा रहे हो, बिस्किट के पीछे लिखा है एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस, तुम्हें तो पता ही नहीं है ना कि तुम उस पर जीएसटी देकर के आ चुके हो। तो जिस चीज पे मुझे पता ही नहीं है, तो वहां पे चोरी के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेसेस में चोरियां नहीं होती, होती हैं, बट कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, और एक चीज बताऊं, ये तो हुआ थर्ड पॉइंट की टैक्स का इवेजन। चौथा मेरे को बताना, टैक्स कलेक्शन ज्यादा कहां पे होगा? टैक्स कलेक्शन ज्यादा कहां होगा, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में? डायरेक्ट आ रहा है फिर से ऑप्शन में, और इनडायरेक्ट भी आ रहा है। बताओ रीजनिंग बताओ, टैक्स कलेक्शन ज्यादा गवर्नमेंट के लिए कहां से होगा? या मैं बोलूं रेवेन्यू कहां पे होगा ज्यादा? तो वो इनडायरेक्ट में ज्यादा होता है कंपैरेटिवली किससे? डायरेक्ट से। फिर से बताता हूं क्यों। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो आप 18 के बाद जब कमाओगे जब दोगे। जीएसटी वाला तो ऐसा बंदा है जो 2 साल का भी बच्चा हो या बड़े से बड़ा बंदा हो, हर बंदा दे रहा है ना? और आपको तो पता भी नहीं है, आप जब भी टैक्स पे करते जा रहे हो तो रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा आएगा। यहाँ तक की बात ठीक है। इन चारों पॉइंटों के बेसिस पर मेरे को एक पॉइंट और बताना, इन चारों पॉइंट के बेसिस पर ही है, एडमिन कॉस्ट ज्यादा कहां पे होगी? एडमिन कॉस्ट का पहले बताओ मतलब पता है? एडमिन कॉस्ट का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की कॉस्ट। ठीक है, जैसे अगर आपने रेड मूवी देखी हो, वो इतनी बड़ी टीम लेके जाता है, इतनी बड़ी टीम के सरकार तो पैसे उठा ही रही है ना, तो आपके हिसाब से एडमिन कॉस्ट ज्यादा कहाँ होगी? ऊपर के चारों पॉइंट आराम से देख लो, फिर बताना क्या लग रहा है। डायरेक्ट में, ठीक है। और इनडायरेक्ट वाला कोई? इनडायरेक्ट वाला कोई नहीं। तो डायरेक्ट कॉस्ट में, यहाँ पर डायरेक्ट वाले में इसका हायर होती है एडमिन कॉस्ट, और यहाँ पर आपकी लोअर होगी। रीजन आपको पता है, जहां पे चोरी ज्यादा वहां पे एडमिन कॉस्ट ज्यादा, जहां चोरी कम वहां पे एडमिन कॉस्ट भी कम। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक चीज और बताओ, इम्पोज किस पे होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पोज किस पे होता है? पहले बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स किस पे इम्पोज होता है? हाँ, कंज्यूमर। और इम्पोज करने का ना मतलब वैसे मतलब होता है कि गवर्नमेंट को कौन जमा कराएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? अब बताओ, जीएसटी किस पे इम्पोज होगा? नॉर्मल सा बता सकते हो आप, अभी आपने बोला भी था फैक्ट्री। और अभी वो वर्ड नहीं आ रहा सामने, और सोचो। अभी आपने बोला भी था जीएसटी के एग्जांपल में। हाँ, सही। कस्टमर थोड़ी ना देता है, सप्लायर। ठीक है,
सप्लायर कोई भी हो सकता है, चाहे वो रिटेलर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, चाहे होलसेलर हो। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स किस पे इम्पोज होता है? क्यों, कंपनी में नहीं लगता? कंपनी में तो लग सकता है। उन सबका नाम क्या होगा? कलेक्टिव कोई नाम होगा। पर्सन, ठीक है, बिल्कुल पर्सन आएगा। और पर्सन को इनकम टैक्स में हम क्या बोलते हैं? असेसी। ठीक है, ये शायद तुम्हारे लिए एक नई टर्म होगी, असेसी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये पेपर में 4 नंबर का आया था इसका क्वेश्चन। ठीक है, कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लिखो। चांसेस बहुत कम है कि इतना बेसिक तुमसे पूछ लें, बट आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसको आप किस तरीके से याद करोगे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है, फिर आप लिखना एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले ही आपको बताता हूँ, डायरेक्ट टैक्स होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर, प्रोग्रेसिव इन नेचर। और जो वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, उसको हम लिखते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। आप मेरे को दोनों के बीच का फर्क बता सकते हो? फर्क क्या होगा, क्या लग रहा है टर्म्स में? एक प्रोग्रेसिव और दूसरा आपका रिग्रेसिव, ये नेचर है। हाँ, ज्यादा होने पे कम होते हैं। कोई एग्जाम्पल जीएसटी का ऐसा जहां पे ज्यादा कंजम्पशन पे रेट कम हो रहे हो? या इनकम टैक्स का कोई ऐसा एग्जाम्पल जहां इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ रहा हो? ये तो पता है, डायरेक्ट टैक्स में तो है। रिग्रेसिव में है ऐसा कुछ? जीएसटी में ऐसा कुछ है जहां आपका कंजम्पशन ज्यादा हो रही है तो टैक्स कम लग रहा हो? टैक्स कम लग रहा हो। या रिग्रेसिव आपने सही बोला है, बताओ। प्रोग्रेसिव ठीक है, प्रोग्रेसिव मैं कह रहा हूँ सही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ेगा। रिग्रेसिव का मतलब थोड़ा सा अलग आ रहा है आपका, बताओ रिग्रेसिव। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी सही है। और सोचो। लेकिन मैं एक बात बोलूं, मतलब इसी चीज़ को अगर मैं बिजनेस से कनेक्ट करूं, तो अगर आप इंडिविजुअल यूनिट खरीद रहे हो तो उस पर टैक्सेस ज़्यादा हो सकते हैं परसेंटेज, बट अगर मैं बल्क में खरीद रहा हूँ तो टैक्स कम होगा। रियल में वो टैक्स का नहीं होता, वो डिस्काउंट का फर्क आ रहा होता है ना? है ना? तो प्रोग्रेसिव तो ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब सिंपल है, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा। मतलब मैं सिंपल बोलूं, रिच वाले बंदों से आप ज्यादा टैक्स लोगे, पुअर वाले बंदों से आप कम टैक्स लोगे। यहाँ तक की बात तो ठीक है। सर रिग्रेसिव का मतलब पता है क्या होता है? रिग्रेसिव का मतलब होता है सेम रेट ऑफ टैक्स, सेम रेट चलेगा टैक्स का। वो कभी भी किसी अमीर या गरीब के लिए अलग अलग नहीं होगा। सेम रेट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, अमाउंट नहीं बोला मैंने, अमाउंट नहीं बोला। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, डोमिनोज में तुम जाके कोई पिज्जा खरीद लो या अंबानी जाके कोई पिज्जा खरीद ले, भाई अगर रेट 18% है तो सबके लिए 18% है। वहां जाके कोई गरीब खरीदा, वो ये नहीं बोल सकता कि मैं तेरे को 100 रुपए दे रहा हूँ, मेरे से टैक्स मत ले। टैक्स तो लगेगा 18%, सबके लगेगा। लेकिन सर 18% का क्या अमाउंट अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरी कंजम्पशन हो सकता है 100 की हो, आपकी कंजम्पशन 50,000 की हो। तो 18% का अमाउंट अलग अलग आएगा, लेकिन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम रेट ऑफ टैक्स है। आगे लिख सकते हैं हम, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। आपकी इनकम कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ, पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब आओ, अब एक बार जरा इसको याद करते हैं, फिर आप आराम से लिखना। तो देखो ये चीज ऐसी है जो पेपर में पूछी गई है, इसलिए आपको याद करवा रहा हूँ। देखो सबसे पहले सर 2 चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, अगर लिखना हो ना तो साथ में लिखना भी ऐसे, ये दर्द है और यहाँ आपका जिम्मेदारी। अगर दर्द और जिम्मेदारी किसी एक पर्सन पर है तो वो डायरेक्ट है, अलग अलग पर्सन पर है तो इनडायरेक्ट है। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा, बर्डन, बर्डन बताओ कहाँ मैं शिफ्ट नहीं कर सकता? डायरेक्ट में। और इनडायरेक्ट में शिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक की बात तो ठीक है ना? ये 2 पॉइंट तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। और जहां आपको ये 2 पॉइंट याद है ना, तो आगे पॉइंट्स में ना बस आपको इतनी बात ध्यान रखना। टैक्स में हम पढ़ते हैं ना कि आप जाकर के रेड डाल दो, रेड से आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। कैसे? आर से याद रखना, रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव कौन सा? रिग्रेसिव आईडीटी होगा, प्रोग्रेसिव कौन सा होगा? टीटी। याद है? ए मतलब एडमिन कॉस्ट। एडमिन कॉस्ट कहाँ ज्यादा? जहां चोरी ज्यादा। तो चोरी कहाँ ज्यादा होती है? डायरेक्ट में। तो दूसरी जगह क्या होगी? कम होगी। आई का मतलब इम्पोज। इम्पोज कौन सा? एक होता है असेसी पे, दूसरा होता है सप्लायर पे। डी को हटा दो, डी की जगह ई याद रखना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप दे सकते हो, एक का इनकम टैक्स है, दूसरे का जीएसटी या कस्टम ड्यूटी है। तो आपका एक बड़ा डिफरेंस तैयार हो जाएगा। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, प्रॉपर तरीके से आप बेसिस के साथ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, एक बार नोट करो फिर चलते हैं आगे। कहाँ तक आपने नोट करा था लास्ट? टाइप ऑफ टैक्सेस से करना है ना? करो जी, फिर चलते हैं आगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो डाउट भी पूछ लेना। चाहिए शीट? चाहिए मैं दे दूँ? अभिषेक कह रहा है मेरा खुद का रजिस्टर खत्म होने वाला है, तुम मेरे से पेज मांग रहे हो? अच्छा, तो तुम रजिस्टर भी नहीं लेकर आए भाई, कैसे बनने हो यार? पहली क्लास में आए हो, बिना रजिस्टर के आए हो? अच्छा,
इसमें तो आप ऑप्शंस नहीं, खाली मेन मेन लिख लेना कि गुड्स की फुल फॉर्म क्या है और एप्लीकेबल किस किस। ऐसे ही होता है कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है तो मैं एसएससी हूँ, किसी कंपनी पे लग रहा है तो कंपनी भी एसएससी है। इनकम टैक्स जिस जिस बंदे पे लगेगा, जिस पार्टनरशिप फर्म पे, जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, उन सबको नाम दिया गया है एसएससी। और कोई डाउट किसी का? वो एक नई टर्म हो गई आपके लिए। करो नीचे करो, तो जी। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बता देना भाई, नीचे करना हो तो। ऊपर का एक दो पॉइंट तो लिख ही लिए होंगे आपने ना। जहाँ पे आप प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव लिखो ना, वहाँ पे जरूर लिखना प्रोग्रेसिव का मतलब इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, और रिग्रेसिव का मतलब सेम रेट ऑफ टैक्स। उस पर रेट पे हाईलाइट कर देना। अमाउंट नहीं होगा सेम, लेकिन ऑफ टैक्स। एडमिन कॉस्ट का मतलब होता है बेसिकली टैक्स को कलेक्ट करने की कॉस्ट। अब अगर डायरेक्ट टैक्स भी चोरी हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी चोरी हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स की चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पे उसको कलेक्ट करने के खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे लोग क्या करेंगे, अलग अलग सॉफ्टवेयर से ना डाटा ट्रेस करेंगे कि इसके पैन कार्ड पे क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। ये होता है आपका एडमिन कॉस्ट। ठीक है। ऐसा नहीं है जीएसटी में बहुत कम होगी, कंपैरेटिवली डीटी से कम होगी। ठीक है। और कोई डाउट लग रहा हो आपको? बस ये स्टार्टिंग में बेसिक क्लियर करते चलो, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं। बेसिक क्लियर होनी चाहिए। रिग्रेसिव का कभी भी भूल जाओ अगर मीनिंग, तो रिग्रेसिव के साथ में एग्जांपल लिख के रखना डोमिनोज, आप भूलोगे नहीं। कोई भी जगह खरीदे सेम रेट। करो नीचे और, बस यही है आपका। हो गया? कर रहे हो नोट? हो जाए तो बता देना भाई। चले आगे। गुरमुन आपका हो गया बेटा? एक चीज और बतानी है, बेसिक खत्म हो जाएगा फिर हमारा। देखो जी, एक लास्ट बेसिक चीज आपने, चीजें दोनों सुनी हुई है, एक होता है जीएसटी और एक होता है आपका कस्टम ड्यूटी। मुझे ये बताना, जीएसटी किस पे लगता है और कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है? मतलब ये पूछ रहा हूँ, गुड्स पे या सर्विसेज पे, ये मेरा क्वेश्चन है। या दोनों पे? कस्टम लगता है गुड्स पे। हाँ जी बिल्कुल ठीक, ये ओनली गुड्स पे आएगा आपका। और जीएसटी किस पे आएगा? गुड्स पे भी, सर्विसेज पे भी, या बोथ पे भी। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है। एक एग्जांपल और बताओ, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। कस्टम इंटरनेशनल, और जीएसटी डोमेस्टिक। सोचो, सही बोल रहे हो? कुछ एक गलत हो रहा है इसमें। जीएसटी दोनों पे, और कस्टम, कस्टम डोमेस्टिक भी है। और देखो,
जीएसटी लगेगा डोमेस्टिक पे भी और साथ में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे भी, दोनों पे लगता है। ठीक है। अच्छा सर, कस्टम ड्यूटी ओनली इंटरनेशनल, और किसी पे नहीं लगता, ये ध्यान रखना। इंटरनेशनल मतलब आपका, इंटरनेशनल में तीन तरीके की चीजें आती हैं आपकी, एक इंपोर्ट, एक एक्सपोर्ट, एक आपको पता होगा इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट का मतलब आपने एक कंट्री से लेकर के किसी दूसरी कंट्री को बेच दिया। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस खाली आपको पता हो। इसके बाद हम आगे कहीं पर भी कस्टम ड्यूटी का कोई भी डिस्कशन करेंगे, बस ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ गुड्स पे लगेगा और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पे आपका लगेगा। हो जाए इतना तो बताना। हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? रेट, हाँ हाँ, रेट अलग अलग हो सकता लगेगा दोनों पे, लेकिन रेट अलग अलग बिल्कुल। यहाँ पे कुछ बंदे ये भी कहते हैं कि जैसे अगर आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करो तो उस पर जीएसटी का क्या लेना देना। तो पता है, कई बार सरकार ने कई कई जगह पे ये भी बात लिखी है कि एक्सपोर्ट के केस में जैसे आपका 14% 18% का जीएसटी होना तो चाहिए, बट अभी एग्जेम्प्ट कर रखा है कि हम आपसे कोई जीएसटी नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो वो आपको एनकरेज करने के लिए दे रहे हैं। मतलब रखने को रख सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है नहीं, कस्टम ड्यूटी कभी भी डोमेस्टिक पे नहीं लगेगी, कभी भी सर्विस पे नहीं लगेगी, तो गुड्स और इंटरनेशनल। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? यहाँ तक की बातें क्लियर है? आओ जी, एक बार जितना अभी तक हमने करा पहले उसको रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि अगला टॉपिक इन्हीं सब चीज़ों से कनेक्टेड है आपका। देखो जी, सबसे पहले टैक्स क्या है आपका? कोई भी कंपलसरी पेमेंट जो गवर्नमेंट ले रही है कोई भी रूल या एक्ट के अंडर। अच्छा, इनकम टैक्स का कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में दो चीजें ध्यान रखना, एक पावर कहाँ से मिली और पैसा कहाँ से अरेंज करेगी। पावर मिली कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल आप बताओ। 246, उसका शेड्यूल 7वां, तीन लिस्ट है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन का एंट्री नंबर 82, स्टेट 46, कॉन्करेंट का है कोई? नहीं है। ठीक है, अब एक बात और, सर जीएसटी कॉन्करेंट में डाला हुआ है? नहीं, 246 ए करके एक आर्टिकल बनाया हुआ, उसमें डाला हुआ है जीएसटी। ठीक है, यहां तक की बात हुई। सोर्सेज ऑफ फंड्स गवर्नमेंट के लिए किस सीक्वेंस में? सबसे पहला पीएसयू, दूसरा टैक्सेस, फाइन, पेनल्टी, मतलब जनरल पब्लिक, तीसरा लोन, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इन सब जगहों से लेगा। फिर इसके पहले एक चीज और होती है कि सबसे पहले वो बजट बनाते हैं। बजट का भी क्या प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, टाइप ऑफ टैक्सेस दो होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? एंड। ठीक है, और एप्लीकेबल में गुड्स और सर्विसेज बोथ। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। डीटी और एडीटी का डिफरेंस बताना है बिना देख करके, बिना देख के आप बोल पाओगे। सबसे पहले बताओ, अगर दर्द और जिम्मेदारी सेम पर्सन पर है डायरेक्ट, अगर अलग अलग है तो? अच्छा, दर्द का इंग्लिश वर्ड क्या था हमारा? बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन, और जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स। ठीक है। अच्छा, बर्डन कहां पे शिफ्ट हो सकता है? इनडायरेक्ट में। ठीक है, और कहीं नहीं हो सकता। उसके बाद हमें क्या करनी है? रेट डालनी है। रेट में आर का पॉइंट क्या था? रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। कौन सा प्रोग्रेसिव है? इनकम डायरेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे एडमिन कॉस्ट कहाँ ज्यादा? डायरेक्ट, जहां चोरी ज्यादा। ठीक है, आई का मतलब इम्पोज, असेसी पे कौन सा हो रहा है? डायरेक्ट, और जीएसटी सप्लायर पे, और लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल आप दे ही दोगे। ठीक है, इसके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ना सिर्फ एक चीज और है, वो कहीं लिखना। वो चीज क्या है आपकी? डायरेक्ट टैक्स को जो डिपार्टमेंट है जो पूरा चलाता है, उस डिपार्टमेंट का नाम है सीबीडीटी। आपने सुना होगा सीबीडीटी का सर्कुलर आया। सीबीडीटी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का नाम है सीबीआईसी। आईसी का मतलब क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो इसको ऐसे बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म लिख के रखना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं? सीबीडीटी और सीबीआईसी। यहाँ तक चले आगे? ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ से। और जीएसटी और कस्टम तो मैंने आपको बता ही दिया, जीएसटी गुड सर्विसेज दोनों पे, कस्टम सिर्फ गुड्स पे। दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पे आएगा वो जीएसटी है, कस्टम सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल पे आपका आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, टैक्स से रिलेटेड टोटल जो इनकम है ना, उस इनकम को कुछ हेड्स में बांटा गया है। तो उस इनकम को कुछ हेड्स में समझने से पहले आप मुझे ये बताओ, आपके पास किस किस टाइप की इनकम हो सकती है? आप इनकम कहाँ से कमा सकते हो? सैलरी, बिल्कुल सही, मतलब मैं जॉब करूंगा, सैलरी से इनकम कमा सकता हूँ। और
इंटरेस्ट कमा सकते हो, डिविडेंड कमा सकते हो, मतलब मैं बोलूं इन्वेस्टमेंट्स आप ये चीजें, रॉयल्टी कमा सकते हो, और बताओ, और प्रॉपर्टी। एक बच्चे ने बोला प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी से आप दो चीजें कमा सकते हो, या तो प्रॉपर्टी को सेल कर दो या प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दो, है ना, कुछ भी कमा सकते हो। और बताओ, और शेयर्स, डिवेंचर्स, और अगर आपका कोई धंधा है, मतलब कोई बिजनेस है, बिजनेस से कमा सकते हो, या कोई प्रोफेशन है। दोनों में फर्क पता ना, बिजनेस का मतलब कोई धंधा हो, प्रोफेशन का मतलब आप कोई प्रोफेशन में हो, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। और कुछ लग रहा हो, ब्रोकर है कोई, तो ब्रोकर क्या करेगा, कोई ब्रोकरेज कमाएगा या कोई कमीशन कमाएगा, है ना। और कोई इनकम जो आपके ध्यान में आ रही हो। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है भाई, किसी एसेट को बेच करके गेन, और वो एसेट कौन सी होनी चाहिए, कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मतलब जिसको आप आराम से अच्छे समय तक होल्ड करके बैठे हो, तो कैपिटल गेन हो गया उससे। और कुछ लग रहा हो इसके अलावा, कोई और इनकम जो आपको लग रही हो, सर मैं यहाँ से भी पैसा कमा सकता हूँ। सर्विसेज दे करके, सर्विसेज दे करके मतलब मैं बोल सकता हूँ आप कोई प्रोफेशनल हो जो सर्विस दे रहे हो। और कुछ, कोई भी अगर आपके दिमाग में आ रहा हो, सर ये भी इनकम हो सकती है, आ रहा है इससे, लॉटरी, ठीक है, लॉटरी भी बिल्कुल डाल सकते हैं, भाई ने डाली है पक्का। और और लॉटरी हो सकती है क्या, चोरी, चोरी भाई मैं यहाँ नहीं लिख सकता, हो सकता है आपका मेजर सोर्स हो, बट मैं लिख नहीं सकता, है ना। अच्छा और बताओ, और क्या लग रहा है इसके अलावा, या बस हो गए, बस सर यही तो है, और कहाँ से कमाएंगे। सोचो अगर कुछ और लग रहा है तो, सर मैं यूट्यूब पे अपना चैनल खोल के वहां से भी कमा सकता हूँ। हाँ, बढ़िया, ठीक है, यही होंगे। अब देखो, इन सब के लिए टोटल मिला करके टैक्स में बने 5 हेड्स आपके, ठीक है। सबसे पहले बने 5 हेड्स, और 5 हेड्स को कैसे लिखा जाता है मैं वो पूरा बता रहा हूं, तो समझना। सबसे पहला हेड बोला जाता है, आप लिखते हो इसको इनकम अंडर द हेड, इनकम अंडर द हेड सैलरी, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है पूरा इसको, इनकम अंडर द हेड सैलरी। और पेपर में ना आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे, इनकम, और आप टैक्सेस में काफी जगह देखोगे ऐसे लिखा होगा अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। ये हुआ पहला हेड, कोई दिक्कत तो नहीं, अभी नोट मत करना, आराम से समझो पहले पहला। दूसरा, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपको पता है, जिस चीज को मैंने कुछ टाइम तक अपने पास रखा, उसकी वैल्यू बढ़ गई, मैंने बेच दिया, इससे जरूरी थोड़ी कैपिटल गेन और लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, आपने कोई रेंट के अंदर कुछ कमाया, उसको बोला जाता है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। जैसे अगर आपका कोई घर है, आपने रेंट पे दे दिया, रेंटल इनकम आप कमा रहे हो। लेकिन सर अगर उस घर को आपने बेच दिया, तो ध्यान रखना कैपिटल गेन में जाएगा, फिर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक आता है आपका इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। अब समझना पीजीबीपी का मतलब क्या है। पीजीबीपी का मतलब धंधे की इनकम, तो इसकी फुल फॉर्म पता है क्या है, इसकी फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड गेन्स। प्रॉफिट एंड गेन्स कहां से, फ्रॉम बिजनेस, या तो बिजनेस से और प्रोफेशन से, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और पूरे के पूरे टैक्सेस में ज्यादातर इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करा जाता है, आप भी शॉर्ट फॉर्म में यूज कर सकते हो। हाँ, पीजीबी बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और कैपिटल गेन को भी आप सीजी लिख सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी को एचपी लिख सकते हो, ठीक है। सैलरी को एस मत लिखना, खाली सैलरी को पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट आता है आपका इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। बाकी जो बच गया, सरकार कह रही है हम उसे उठा करके अदर सोर्सेज में डाल देंगे, जैसे आपने शेयर कमाया, आपने लॉटरी से कमाया, आपने केबीसी खेल के कमाया, बिग बॉस से कमाया, जो भी आपने कमाया, ये सब आपका अदर सोर्सेज में जाएगा। चाहे आप चोरी करो, चाहे फिरौती मांगो, वो भी यही है, ठीक है। तो इसको, लास्ट वाले को ना, लास्ट वाले को कहीं कहीं जगह पे यूज करा जाता है आईएफओएस के नाम से। आप बच्चों से समझोगे कि हमने चैप्टर पढ़ा आईएफओएस, आईएफओएस मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। चाहे तो आप ओएस खाली अदर सोर्सेज वैसे भी ध्यान रख सकते। डीटी का जो सबसे बड़ा आपका सिलेबस का कंटेंट है ना, वो यही 5 चैप्टर है, ये 5 अलग अलग चैप्टर है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। कि जैसे सैलरी है, तो सैलरी में कौन सी इनकम कैसे आएगी, क्या एग्जेम्प्ट होगा, क्या टैक्सेबल होगा, सेम वैसे कैपिटल गेन में क्या होगा, ऐसे हमें 5 हेड पढ़ने हैं, ठीक है। और जब आप इन 5 हेड को पढ़ लोगे, तब आपको पता चलेगा हाँ मेजर चीजें मेरी हो गई डायरेक्ट टैक्स में, कि मेरी इनकम क्या क्या हो सकती है, क्योंकि हमारी इसके अलावा और कोई इनकम बनेगी नहीं, क्योंकि लास्ट इन्होंने क्या रखा, अदर सोर्सेज। जो ऊपर चारों में कहीं नहीं आएगा, वो अदर सोर्सेज में आ जाएगा आपका। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। एक बार नोट कर लो 5 हेड्स कौन कौन से, ठीक है। यूएच का मतलब अंडर द हेड है। फिर चलते हैं आगे। किसी को कोई दिक्कत विक्कत आ रही है भाई तो बताओ। इसका सैलरी वगैरह का, ये हम जब अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें सेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। इंटर लेवल पे ना सेक्शंस को बहुत कम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। हाँ, अगर आपको आते हैं और आप सही लिख करके आ रहे हो तो वो सबसे बढ़िया है, ठीक है। नहीं आते गलत मत लिखना बस, क्योंकि अगर नहीं आते और आपने लिखा एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन, तो पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन गलत लिखोगे तो पक्का मार्क्स कट देंगे, ठीक है। कुछ कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल याद रखने हैं, वो कौन कौन से सेक्शन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा।
नहीं नहीं नहीं, ये अलग अलग है। वो तो बस मैंने आपको पहला ना जान के पूरा लिख करके बताया, ये पांचों अलग अलग हेड है आपके, ठीक है, ये 5 अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके। और कोई डाउट किसी का? इसमें से सबसे ज्यादा जो मेहनत लगती है ना बच्चे की, वो लगती है पीजीबीपी के चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर है। मतलब मुश्किल नहीं है, साथ साथ चलोगे दिक्कत नहीं आएगी कोई, पर हाँ समझते हुए चलना। हो जाए तो बताना। हो गया? ठीक है। अब एक चीज, सर टैक्स निकालते कैसे हैं ये और बता दो, पहली क्लास में ये तो पता हो ना हमारे को कि टैक्स निकालते कैसे हैं। तो टैक्स की कैलकुलेशन और देख लो बस, लास्ट टॉपिक आज का, इसके बाद नहीं कराऊंगा, लेकिन इसको समझ लो बस, टैक्स की कैलकुलेशन कैसे निकलती है, जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आपके लिए रहने वाला है आज का। ठीक है, शीट चाहिए मैं दूं शीट? एक मिनट। हाँ भाई, आगे देखना टैक्स की कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो टैक्स की कैलकुलेशन पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पहले के टाइम पे क्या चलता था, वो चीज पता होनी चाहिए, तो आपको नया ना अच्छे से समझ में आएगा। ये मत समझना कि ये बिल्कुल हम नया पढ़ रहे हैं, ये पहले की स्कीम्स है, चल रही थी। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखा जाता था पहले आपको बता रहा हूँ, और ये आप चाहो तो साथ के साथ लिख लेना, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो ये होता है, अगर अप टू 2.5 लाख तक की आपकी इनकम है तो टैक्स है 0%। ठीक है, अच्छा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अभी इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल की कोई भी इनकम है, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और वो इंडिविजुअल इंडिया का रेसिडेंट है, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। फिर लिखा जाता था, हाँ एज पे भी डिपेंड करता है, उस पे भी आऊंगा आगे। हाँ, ये ओल्ड स्कीम है, ओल्ड स्लैब चल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो पहले ओल्ड समझाऊंगा, फिर आप नए पे आराम से सीख पाओगे, ठीक है। अगला, सर अगर मैं 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम कमा रहा हूँ, कहाँ तक, अप टू 5 लाख, 5 लाख तक कमा रहा हूँ तो टैक्स का रेट है 5%। ठीक है, सर मैं 5 लाख से ज्यादा कमा रहा हूँ, अप टू 10 लाख, 10 लाख तक कमा रहा हूँ तो टैक्स का रेट है 20। और जैसे आप 10 लाख से ऊपर जाओगे तो टैक्स का रेट हो गया 30%। ठीक है, ये टैक्सेस के रेट है, एक बार पहले आप टैक्स के रेट लिख लो कहीं पर, फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस बताता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आप लिख लिया? हाँ, नेट इनकम पर डिडक्शंस वगैरह सब माइनस करने के बाद, ठीक है। अभी तक हमारे जितने एग्जांपल आएंगे ना, हम ये मान के चलेंगे कि नेट इनकम है हमारी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक बात समझना, एग्जाम्पल लेते हैं पहला, कि बंदा है मिस्टर एक्स और इसकी इनकम है, मैं आपको ये जो इनकम दे रहा हूँ सारी सब कुछ करने के बाद दे रहा हूँ, पूरी इनकम जिस पर टैक्स लगेगा। ये इनकम आपकी दे रखी है 12 लाख रुपए, और इस 12 लाख पे मेरे को टैक्स निकालना है। तो पहले एक एग्जाम्पल मेरे साथ कर लो, फिर आप अपना आराम से करना। तो समझो, सर 12 लाख का मतलब ना ये नहीं है कि 10 लाख से ऊपर है तो सीधा 30%, ये काम मत करना बस, ये काम गलत है, ये मत करना, ये गलती होती है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 8 लाख, तो आप 8 लाख पे सीधा 20% कभी नहीं लगाओगे, आपको हमेशा चलना है पहले 2.5 लाख से। तो आप क्या लिखोगे, देखो पहले आप लिखोगे सर पहले 2.5 लाख, बताओ पहले 2.5 लाख पे टैक्स का रेट क्या है, 0%, तो टैक्स का अमाउंट क्या आएगा, 0। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अगला, नेक्स्ट 2.5 लाख, अगर आप ध्यान से देखो तो अगले भी तो 2.5 लाख ही हैं, इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना है, 2.5 लाख ही तो है। तो अगले 2.5 लाख पे कितना, 5%, कितना आएगा, 12,500। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? फिर अगला ले लो, नेक्स्ट 5 लाख, 5 लाख पे कितना, 20%, कितना आएगा, 1 लाख। अच्छा, अब एक बात बताओ, सर अभी तक आप टोटल कितनी इनकम पे टैक्स लगा चुके हो, 10 लाख तक। तो एक बात बताओ, मेरी बैलेंस इनकम और कितनी बची, 2 लाख। कैसे, 12 लाख थी और 12 में से सर 10 लाख का हिसाब हो चुका, तो बची 2 लाख। इस 2 लाख पे लगेगा 30%, जो कि आएगा 60,000। तो टोटल मेरा टैक्स कितना बना, 1,72,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक बताओ, कोई प्रॉब्लम? अभी आप नोट कर लेना आराम से, पहले यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? सरकार इसके साथ एक चीज और लेती है, सरकार इसके साथ और क्या लेती है, कहती है सर इसमें 4% का HEC जोड़ दो। HEC की फुल फॉर्म क्या है, हेल्थ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर अब ये क्या होता है, देखो सरकार क्या कह रही है,
हम आपसे जो ये टैक्स ले रहे हैं ना, ये टैक्स को तो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, चाहे उससे हम रोड बनाए, चाहे हम उससे अपने घर भरे, हम कुछ भी कर सकते हैं। पर एचईसी का जो पैसा है ये सिर्फ और सिर्फ यूज होगा हेल्थ और एजुकेशन के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। ठीक है, तो 4% और लेंगे। अब आप बोलोगे सर ये 4% किस पे निकलेगा, 12 लाख पे निकलेगा? नहीं, जितना आपका टैक्स आ चुका, जितना टोटल टैक्स आ चुका इस पे, बताना कितना आ रहा है 4%? 6900। ये समझ आया किस पे निकला? टोटल टैक्स पे। अच्छा, टोटल टैक्स अब कितना हो गया आपका? 179400, ये आपका टैक्स है। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब सिर्फ एक बात और समझना, टैक्स और सेस में फर्क क्या होता है? एक होता है टैक्स, एक है सेस। टैक्स होता है जो गवर्नमेंट किसी भी चीज के लिए यूज कर सकती है, सेस होता है जो लिखा हुआ है सिर्फ उसके लिए यूज होगा और किसी चीज के लिए नहीं। पता है जो एचईसी वाला पैसा होता है ना, सरकार इसको ईयर मार्क करके रखती है। ईयर मार्क का मतलब पता है आपको? कि आपने पहले से उसके ऊपर लिख दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए यूज होगा। जैसे मान लो तुमने अपने घर में गुल्लक रख रखी है, गुल्लक के ऊपर लिखा है शादी, जो सिर्फ शादी के लिए यूज होगी और किसी के लिए नहीं, वो है सेस। ठीक है, और नाम पता है ईयर मार्क क्यों पड़ा? तुम में से कोई बंदा तो होगा जो गांव वगैरह गया होगा, गांव में तुमने देखा होगा जो गाय घूमती है, गाय के ना कान पे वो लगा देते हैं कि किस ओनर से बिलोंग कर रही है, वहां से वर्ड आया ईयर मार्क। ईयर मार्क का मतलब पता होता है वो किस चीज के लिए है। सेम वैसे हेल्थ एंड एजुकेशन। क्लियर हुआ पॉइंट? टैक्स और सेस क्या है पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, टैक्स ही है, सेस ही है। टैक्स किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है, सेस जिस चीज का होगा सिर्फ उसके लिए यूज होगा। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ये एग्जांपल नोट कर लो। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं फिर इसके बाद, ठीक है, वो आपको करना है। मैं यही नीचे लिख देता हूँ। हाँ, ये फिक्स है, 4% लगेगा आपका, और ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स वाले अमाउंट पे लगेगा हमेशा, जितना टैक्स आएगा उस पर लगेगा। ठीक है, क्या चीज? कितने भी सेस लगा सकती है गवर्नमेंट, लिमिटेड नहीं है कुछ, कितने भी लगा सकते हैं। अभी आगे जाके जब जीएसटी पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा कितनी सारी चीज लगा रखी है सरकार। हमें लगता है हम 30% दे रहे, 30 नहीं दे रहे भाई, हम 45 से 50% टैक्स दे रहे होते हैं। मतलब मतलब तुम जो 12 महीने काम कर रहे हो उसमें 6 महीने तो तुम सरकार के लिए काम कर रहे हो। ये है, तभी तो सीए का रूल आता है बीच में। ठीक है, अगला, अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं अभिषेक का। अभिषेक की इनकम दे रखी है आपको 16,50,000। ठीक है, ये पहला। और एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं और देता हूं, वंश। वंश की इनकम दे रखी है आपको 7 लाख रुपए। क्यों 7 लाख मैंने ली? 7 लाख के पीछे एक रीजन है, देखते हैं कौन बंदा सही टैक्स निकालता है। दोनों केस में आपको टैक्स निकालो जी। कैलकुलेशन आपके सामने, आप हेल्प ले सकते हैं। और जो आप आंसर बताओगे ना वो आफ्टर एचईसी बताओगे मेरे को, ठीक है ना? हाँ 4%, हाँ एचईसी हमेशा फिक्स है 4, हमेशा 4 लगेगा आपका। होता है लेकिन अभी बहुत टाइम से नहीं हुआ, पहले 3% था 2016-17 के आसपास, फिर 4 कर दिया। 4 में भी ना इन्होंने बाइफर्केशन दे रखा है, 3 कुछ हेल्थ का है, एक एजुकेशन का है, हमें वो ध्यान ही नहीं रखा। 4%। ठीक है, करो भाई, बताओ आंसर। मेरे पास आंसर नहीं है, तुम लोग बताओगे उसी से टैली होगा। ठीक है, या तो निकाल लो, मैं भी चलो, आप लोग करो मैं भी निकाल लेता हूँ। अच्छा, मैं भी निकाल रहा हूँ। कितना बता रहा भाई? सही है, चलो ठीक है। पहले का आंसर आपका 3,19,800 है। जिस भाई का आ जाए, मतलब सही कर रहे हो आप लोग। 3 लाख 3,19,800। जिसका 3,19,800 नहीं आ रहा, मतलब कोई गड़बड़ कर दिया आपने। आराम आराम से निकालो, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये चीज आपको समझ में आ गई तो टैक्स लाइबिलिटी में आगे बहुत इजी हो जाएगा मामला। 7 लाख का मैं भी निकाल लेता हूँ। 3,19,800 आ गया, बढ़िया। 3,19,800 जिस जिसका आ रहा है बढ़िया आया एकदम। और क्या आ रहा है? क्या आ रहा है और? 65 आ रहा है, अलग अलग आ गए। और किसी का बताओ। 54,600 आएगा वैसे आंसर, 54,600। चेक करो एक बार कहाँ गड़बड़ हुई है। आपने एच नहीं लगाया होगा या तो।
54,600 आफ्टर HEC 54,600। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ कर लो, आराम से कर लो, यहाँ तक कर लो, फिर आगे चलेंगे। और जिसका 3 हो जाए, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आगे, ये और ट्राई करना। क्वेश्चन 4 आपका मिस्टर एक्स 54,600, अगले का से थर्ड वाले का आंसर आ रहा है 54,600। और एक क्वेश्चन 4 और दे रहा हूँ, मिस्टर एक्स जिसकी इनकम आपको दे रखी है 4,80,200 रुपए, 4,80,200। हाँ 54,600 ठीक है। कोई ऐसा जिसका ये दो नहीं हुए, 54,600 सेकंड कर रहे हो, ठीक है, सामर्थ हो गए, कर लो। कोई दिक्कत आए तो बताना भाई, इसमें दिक्कत ना आए बस, ठीक है। मतलब कोई प्रॉब्लम होगी तो अभी ले लेंगे उसको, ताकि आगे आपके लिए इजी हो जाएगा मामला। कितना आ रहा है? 11,000। HEC नहीं जोड़ा? जोड़ दिया? 6,000 कैसे आएगा? देखो मैं भी देख लो। हाँ सही है, 54,600 ठीक है। मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ अगले का बताओ कितना आ रहा है? 11,970.4 ठीक है ना? हाँ ये आ गया आपका कितना, 11,970.4 ठीक है। एक बात आपको और बता रहा हूँ, क्वेश्चन 4 के आगे ना ये बात लिख करके रखना, क्वेश्चन 4 अभी आपका इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम होती है और आगे जाके आप पढ़ोगे 7 लाख तक की इनकम होती है तो हमें रिबेट वगैरह मिलती है। मैंने अभी आपको वो नहीं बताया, बस टैक्स निकालना बताया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? HEC हमेशा लगेगा, हमेशा हमेशा, चाहे 1 रुपए की इनकम हो चाहे 1 करोड़ की इनकम हो, HEC हमेशा है। और HEC के लिए एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, सबसे लास्ट में लगता है। हाँ सबसे लास्ट। हाँ एक ही सेस है बस, जो सबसे लास्ट। पहले आप इनकम से रिलेटेड सारे काम कर लो, टैक्स से रिलेटेड सारे काम कर लो, सबसे लास्ट में HEC आएगा 4%। हाँ उसमें तो जीरो टैक्स है, जीरो टैक्स है तो HEC भी जीरो हो जाएगा, HEC भी जीरो हो जाएगा। नहीं टैक्स इसमें इनकम टैक्स में एक ही है, ऐसी GST में भी एक ही है, खाली GST कंपनसेशन से, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? हो गया सबका? क्लियर है? गुनगुन हो गया? हाँ 11,970.4 ठीक है। अब एक चीज खाली आपको और बता रहा हूँ, ये चीज और बस लास्ट खत्म, उसके बाद देखो, कभी भी आपको इनकम दे रखी है, ये मैं कौन सी इनकम की बात कर रहा हूँ, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है, टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है वो इनकम जिसके ऊपर अब टैक्स लगने वाला है, मतलब डिडक्शन वगैरह सब हो चुकी है। तो इसको आपको ना हमेशा राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ पता है कितने में करना है? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। अगर 10 रुपए के आसपास नहीं आ रहा तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे आपकी इनकम आ रही है मान लो 2,70,334 रुपए, तो मैं ये नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, 330, ठीक है, ये लेनी पड़ेगी। अच्छा एक बात बताना सर, अगर 270,334.99 आ रहा है, अब बताओ आप क्या लूंगा? 30 लूंगा या 40 लूंगा, ये बताओ। हाँ बताओ, हाँ बताओ, 40, 30 आएगा। क्यों आएगा बताता हूँ, सरकार कह रही है आपको दो बार राउंड ऑफ ही नहीं करना, पॉइंट के बाद जो मर्जी है सब छोड़ दो, कह रहे पॉइंट के बाद जो है छोड़ दो, अगर 4 तक हुआ तो पीछे चले और 4 से आगे होगा तो आगे चले, ठीक है। तो इनकम को आपको राउंड ऑफ करना है। और सेम ऐसे जो आपका फाइनल टैक्स निकलता है ना, बताना फाइनल टैक्स कौन सा, जो आफ्टर HEC ये टैक्स आपका आया। फाइनल टैक्स का मतलब जो आफ्टर HEC आएगा, बस इसको आपको और राउंड ऑफ करना है। ये भी आपका राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में, ठीक है। और इसके लिए इनकम टैक्स के सेक्शन है, सेक्शन का नाम क्या है, इसको अलग से लिख देता हूं, ये है आपका सेक्शन 288A और ये सेक्शन है आपका 288B। ये ऐसे दो सेक्शन है जो आपको याद रखने हैं, 288A और B। याद कैसे करोगे, देखो 288 याद रखना, ए पहले बताओ, पहले इनकम आएगी या पहले टैक्स आएगा? पहले तो इनकम आएगी ना, तो 288A है इनकम से रिलेटेड, 288B है मेरा टैक्स से रिलेटेड,
ठीक है, दोनों में राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10। सर दोनों में ये डेसिमल के बाद का छोड़ना है, डेसिमल के बाद का सारा छोड़ दो। ये देखो 0 से 4 तक आ रहा तो पीछे राउंड ऑफ, 4 से आगे आ रहा है तो अगले पे राउंड ऑफ। ये चीज खाली और नोट कर एक बार दोबारा लो जी। मैं कहता हूं आप एग्जांपल बताओ मैं टैक्स कितना लूं। जैसे मैंने टैक्स ले लिया, मान लो यही ले लेते हैं, ऐसा लेते हैं 7,304 रुपए 98 पैसे, ये मेरा टैक्स है। तो डेसिमल के बाद जो है इग्नोर करो, तो इसको मैं क्या करूंगा 7,300 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ 4 की जगह 6 होता तो 310 हो जाता, बस इतनी बात है। चाहे इनकम हो चाहे टैक्स हो, इसके अलावा बीच में आपको कहीं पर भी कुछ भी राउंड ऑफ नहीं करना, सिर्फ एक बार लास्ट में इनकम और एक बार लास्ट में टैक्स को राउंड ऑफ करना है बस। सर अगर बीच में कहीं पर कोई ऐसा टैक्स आ रहा है, जैसे मान लो आपकी बीच में कोई इनकम है जो इसमें पॉइंट में आ रही है, कोई बात नहीं, पहले आप पूरा निकाल लो, उसके बाद लास्ट में राउंड ऑफ करोगे, बीच में कहीं राउंड ऑफ नहीं हो, ठीक है। यहाँ तक की कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इतना ही आज हमारे को करना था। पहले यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, फिर मैं एक बार खाली रिवाइज कराऊंगा फिर छोड़ूंगा, ठीक है। मेरी क्लास में मैं टैक्स में बार बार आपको रिवाइज करूंगा ताकि आपको चीजें बीच बीच में याद होती चले, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। क्या क्या पढ़ा आज हमने? सबसे पहले टैक्स, कंपलसरी पेमेंट, कोई भी कंपलसरी पेमेंट जो कौन ले रहा है, गवर्नमेंट ले रही है किसी भी एक्ट या रूल में। एक्ट इनकम टैक्स एक्ट है 1961। गवर्नमेंट को पावर कहां से मिली? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल 246 शेड्यूल 7वां, यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82, स्टेट का 46, कॉन्करेंट में कोई है ही नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज आपको और बता दूं क्योंकि ये साथ के साथ याद आती जाती है चीजें, 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना था लेकिन एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1962 से, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बना था 61 में लेकिन बना था बीच में, इसलिए एप्लीकेबल नहीं हो पाया था, तो अगले साल के 1 अप्रैल से चालू हुआ था, एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है। एक चीज और इसके बाद सोर्सेज ऑफ फंड्स की सीक्वेंस, सबसे पहले पैसा कहां से मांगोगे? पीएसयू या गवर्नमेंट के और भी कोई धंधे होंगे वो, सेकंड पब्लिक टैक्सेस, तीसरा मॉनेटरी फंड आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, वहां से जाकर के मैं पैसा लूंगा। टाइप ऑफ टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टीडीएस किस में आएगा? डायरेक्ट में आएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट के दो सबसे बड़े एग्जांपल जीएसटी और कस्टम्स, ठीक है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है हमारी? सर्विसेज टैक्स, और आपकी एप्लीकेबिलिटी और सर्विस और बोथ, ठीक है। अच्छा डिफरेंस में एक बात बताओ, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सेम पे और अगर अलग होगी तो इनडायरेक्ट। फाइनेंशियल बर्डन कहां शिफ्ट नहीं होगा? डायरेक्ट में, ठीक है। उसके बाद रेड है, रेड में पहला रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव इनडायरेक्ट, ठीक है। एडमिन कॉस्ट कहां ज्यादा? डायरेक्ट में, डायरेक्ट में ज्यादा, इनडायरेक्ट में कम। इम्पोस्ट असेसी पे कौन सा होगा? डायरेक्ट। सप्लायर पे इनडायरेक्ट। डी को हटा दो, ई का मतलब एग्जांपल, एग्जांपल आपको पता है। अच्छा सीबीडीटी किसका डिपार्टमेंट है? डायरेक्ट का। और सीबीआईसी इनडायरेक्ट का। आईसी की फुल फॉर्म है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इस तरीके से यूज होता है। 5 हेड है टोटल इनकम के जो आपको याद रखने हैं। सैलरी, ये तो याद हो जाएंगे क्योंकि चैप्टर है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज, ठीक है। टैक्स की कैलकुलेशन जो अभी मैंने आपको समझाया इंडिविजुअल के लिए जो लेनी है, पहले 2.5 लाख पे कोई नहीं है, अगले 2.5 लाख 5%, फिर अगले 5 लाख 20%, 10 कहीं नहीं है, ठीक है 20, और फिर 10 से जैसे ऊपर चलेगा 30। तो ध्यान रखना पहला रेट है 5, फिर 20, फिर 30, 10 कहीं पर भी नहीं आएगा, तो 10 को यहाँ मत लेना। नए वाले में है 10, वहां पढ़ेंगे, यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है। सर जब मैं पूरा टैक्स निकालूंगा 4% का एचईसी जोड़ूंगा, किस पे? इनकम पे नहीं, टैक्स पे, और दोनों के ऊपर मैं राउंड ऑफ करूंगा नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। आप देख लो जितने अभी तक हमने क्वेश्चन करे उसमें पहले ही नियरेस्ट मल्टीपल था 10 का, और राउंड ऑफ करने का जो सेक्शन है 288A है इनकम का, 288B है मेरा टैक्स का। इतनी बातें हमने करी है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नए वाले से होगा, लेकिन अभी भी क्या है ना, नए में इन्होंने कुछ चीजों को ऑप्शनल रखा है। ये कहना अगर तुम्हें वो चूज करना है वो कर लो, नहीं तो जो पुराना चल रहा है ना तुम उस हिसाब से भी भर सकते हो। इस वजह से मेरे को पुराना पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये पुराना का मतलब ऐसा नहीं है 3-4 साल पुराना है, ये पुराना मतलब पिछले साल का ही है, तो वो मेरे को साथ में लेकर के चलना जरूरी है खाली, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कस्टम ड्यूटी का मतलब पता है क्या होता है? देख कस्टम ड्यूटी का मतलब लिया जाएगा कस्टमर से, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है ना, जो सामान बेच रहा है वही जमा करवाता है गवर्नमेंट को, ये चीज होती है, ठीक है। तो लिया जाएगा फाइनल कस्टमर से, लेकिन जो ले रहा है वो ले करके गवर्नमेंट को जमा करवा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग बंदे की है, इस वजह से इनडायरेक्ट है। हाँ नहीं नहीं, एयरपोर्ट पे पता है देखिए केस कैसे, जैसे मान ले इंपोर्टर है कोई, तो इंपोर्टर आप बाहर से कोई सामान लेकर के आ गए, आपको ये लगता है कि कस्टम ड्यूटी उस पर पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे पहले कस्टम डिपार्टमेंट ले रहा है, फिर वो सरकार के पास जा रही है, इस वजह से वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और अल्टीमेटली हर जो भी टैक्स होगा वो किसके ऊपर लगेगा? कस्टमर के ऊपर। क्यों? कस्टमर के नाम में ये जो कष्टों से मर रहा है वो तो आएगा ही, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? चलो बाकी करेंगे अपना अगली क्लास में। थैंक यू।